सोसाइटी की तरफ से मैं तमाम स्पीकर्स का, ऋषिकेश सुलभ साहब का, देवेंद्र कुमार जी का, डॉक्टर प्रताप सहगल जी का और तमाम हमारी ऑडियंस जो हमें सुन रही है, सुन पा रही है और जो उसके बाद हमको देखेंगे भी, मैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी आयानु के नाम। कोविड के इस काल के अंदर हम मार्च से ही हम लोग ये एक वार्ता, रंगमंच वार्ता जो ऑनलाइन वार्ता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो फोकस था पहले पंजाबी रंगमंच पे था और पंजाबी रंगमंच पे हमने जहां जहां पंजाबी रंगमंच हो रहा है हमने उस पे वार्ता की और उस वार्ता पे करते करते हम पंजाबी नाटककारों पर भी आगे, उन पे भी हमने चर्चा शुरू की, रंगकर्मियों के साथ बात की, रंगकर्म कैसे हो रहा है, किस हालातों में हो रहा है, इस बारे में बात की। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भगत सिंह पे भी हमने 2 दिन की चर्चा की। अब हम आए हैं जो रंग कर्म का ही एक बहुत अहम हिस्सा है, पार्ट है, रंग आलोचना। रंग कर्म, रंगमंच और रंग आलोचना। और ये हमारी तीसरी कड़ी है रंग आलोचना पे बात करने की। पहली कड़ी में हमारे साथ रंग निर्देशक श्री सतीश आनंद जी थे, संगम पांडे जी हमारे साथ थे और कोलकाता से उमा झुंझुनवाला जी थी। ये हम लोगों ने बात की थी कि एक निर्देशक क्या सोचता है, संगम पांडे जी क्योंकि रंग समीक्षक रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उमा झुंझुनवाला ने अपनी बात रखी। उसके बाद हम लोगों ने रंगमंच व रंग आलोचना पे ही दूसरी कड़ी हमने की थी, जिसमें पंजाब से हमारे साथ डॉक्टर सतीश वर्मा जी थे, जो कि पंजाबी नाटकों के इतिहासकार और जिनको हम लोग पंजाबी नाटकों का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, वो हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अपनी कही। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार आज हमारे बीच में हैं, इन्होंने पूरे मंच को संचालन किया, पूरे प्रोग्राम का संचालन किया था। डॉक्टर साहब सिंह जो कि रंगकर्मी हैं पंजाब में और रंग आलोचक हैं, समीक्षाएं लिखते रहते हैं, उन्होंने अपनी बात कही थी। आज हम लोग इसकी तीसरी कड़ी में हैं, रंगमंच व रंग आलोचना की इस तीसरी कड़ी में हम लोग साथ हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी रंगमंच के बहुत ही प्रतिष्ठित और विख्यात नाटककार, रंगकर्मी, रंग आलोचक ऋषिकेश सुलभ साहब। आप पटना से हैं, आपके बारे में रंग कर्म करने वाला, रंगमंच करने वाला हर व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जानता है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जहां आपको सुनना उतना सहज और मीठा होता है, उतना आपको देखना भी उतना मीठा और उतना सुलभ और उतना नाम के अनुरूप आप सुलभ हैं। सुलभ हैं। मैं आपसे कभी रूबरू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आपके बारे में हम लोग पढ़ते रहे हैं, फेसबुक पे जरूर पढ़ते रहे हैं, आपके नाटकों के बारे में पढ़ते रहे हैं, आपकी समीक्षाएं हम लोग पढ़ते रहे हैं। तो एक ज्ञान, एक जानकारी आपसे हमें मिलती रही है रंगमंच को। हमारे साथ दूसरे वक्ता आज होंगे श्री विनय उपाध्याय जी। विनय उपाध्याय जी भोपाल से हैं और रंग आलोचक। कई पत्रिकाओं में आप लिखते रहे हैं, वर्तमान में आप टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के आप निर्देशक भी हैं और जो भोपाल से एक रंग कर्म पर एक पत्रिका निकलती है रंग संवाद, उसके आप संपादक भी हैं। अलावा इसके आप दैनिक भास्कर और नई दुनिया अखबार और कई पत्रिकाओं के अंदर आप संपादकीय विभाग में आप काफी सक्रिय रहे हैं। रंगमंच पर आप हमेशा से लिखते रहे हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, उद्घोषक हैं अच्छे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कई चित्रों का आलेख भी आपने लिखा है, उनकी पटकथा भी आप लोगों ने की है। कला समीक्षक के रूप में आप देश के लगभग सभी समारोहों में आप बुलाए जाते रहे, बतौर वक्ता आप मार्गदर्शक रहे हैं, समन्वय के लिए भी रहे हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। और आज हमारे पास दोनों ही गुणी लोग हमारे बीच में हैं। रंग आलोचना, हम बात कर रहे हैं रंग आलोचना की। रंग समीक्षक, रंग आलोचना और रंग चिंतक, क्या ये 3 अलग अलग श्रेणियां हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं? और रंग आलोचना की क्या भूमिका है, क्या नए सिद्धांत हमारे गढ़े जा रहे हैं? क्या रंग आलोचक आज के हिसाब से अपने आप को
देख पा रहे हैं कितने सक्षम है रंग आलोचक, रंग आलोचना की भूमिका क्या है। शायद गगन जोशी जी, रंग आलोचक कौन है, समीक्षक कौन है, चिंतक कौन है और उसकी भूमिका क्या है, एक रंग आलोचक किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में मैं पढ़ता रहा था। तो जयदेव तनेजारी जो कि रंग शीर्ष है, हमारे बहुत बड़े रंग समीक्षक, रंग आलोचक रहे हैं, उनसे सवाल किया गया था कि नाटक समीक्षा के बारे में आपका क्या अनुभव है और किस तरह के लोग हमारे बीच में हैं या उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो उन्होंने कहा था कि बहुत कोशिशों के बाद भी रंग समीक्षा के सही वास्तविक प्रतिमान अभी तक स्थापित नहीं हो पा रहे। नाट्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से युवा उत्साहित लोग आए तो हैं, लेकिन वे जल्दी ही दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। लगन में निष्ठा के साथ सिर्फ इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिबद्ध पत्रकारों और समीक्षकों की कमी है हमारे पास। हमारे पास निर्देशक बहुत हैं, रंगकर्मी दूसरे बहुत हैं, एक्टर बहुत हैं, अब तो नाटककार भी आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन रंग समीक्षक जो है, इसके बारे में किसी स्कूल के अंदर, ड्रामा स्कूल के अंदर हम इसके बारे में कुछ पढ़ाते नहीं हैं। कहते हैं, जयदेव तनया ने कहा था कि हालांकि इस क्षेत्र में अपार संभावना है, परंतु मेहनत भी उतनी है। साहित्य और कला का दोनों का ज्ञान या कम से कम काम चलाऊ जानकारी पाकर गंभीरता से रंग समीक्षा का कार्य करना एक मुश्किल काम है, जबकि पत्र पत्रिकाओं से इसकी प्रतिदान ना के बराबर मिलता है। यह आकलन नहीं है कि इस क्षेत्र में नेमीचंद जैन और किसी हद तक डॉक्टर सुरेश अवस्थी के अलावा इनकी या इसके बाद की पीढ़ी में कोई भी महत्वपूर्ण नाट्य समीक्षक स्थापित नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि वर्तमान नाटक समीक्षकों के सामने दो दोहरी चुनौतियां हैं। एक तो उन्हें तिरोहित होते रंग कर्म को बचाने व प्रोत्साहित करने का काम भी करना होता है। दूसरी ओर अपने लगभग 35-40 वर्ष पुराने रंडी रंग आलोचना आंदोलन के आधार पर कुछ कठोर कसौटियों पर उसे परखना भी होता है। ये संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल ये है कि किसी नए शौकिया रंग नाट्य दल या रंग निर्देशक के लिए वही पैमाना नहीं रखा जा सकता जो किसी वरिष्ठ या बड़े निर्देशक या व्यावसायिक या अर्ध व्यावसायिक नाट्य दल के लिए रखे जाना चाहिए, और ना ही अलग अलग कसौटियां ही बनाई जा सकती। वास्तविक चुनौती तो रंग कर्म के बचे रहने की है। यदि रंग कर्म बचा रहेगा तो नाट्य समीक्षा भी बची रहेगी। आज के दौर में हम रंग कर्म भी नहीं कर पा रहे। अब ये कि रंग समीक्षा क्या है, रंग आलोचना क्या है। आलोचना की बात जैसे आई थी कि आलोचना अगर हम देखें तो दो हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं, एक सैद्धांतिक आलोचना और दूसरी हम लोग बात करते हैं व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना नाटकों की जो लिखे हुई चीज की आलोचना, जिसकी हम लोग कॉलेज के प्रोफेसर, पीएचडी जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसकी अच्छी आलोचना करते रहते हैं, उसके चीड़-फाड़ करते रहते हैं नाटक की, साहित्य की। लेकिन व्यवहारिक आलोचना में जब हम आते हैं तो होता है रंगमंच करने के बाद उसकी व्यवहारिक आलोचना, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या नए सिद्धांत होने चाहिए, क्या हम कुछ जो पुराने सिद्धांत हैं उसी को आगे लेके चल रहे हैं। एक रंग आलोचक इस बात को बहुत गंभीरता से देखता है, क्या हम लोग नए सिद्धांत बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, या जहां पर थे हम वहां रुके हुए। एक दूर रहकर जो एक आदमी देखता है, एक स्पेस देकर जो देखता है, वो रंग समीक्षक या रंग आलोचक अपनी बात को कर पाता है। हाँ, ये सच है कि जहां पर नाटककार ने अपने नाटक में लिख दिया, जहां तक नाटककार लिखना चाहता था, जहां तक नाटककार पहुंचना चाहता था, वहां तक वह पहुंच गया। उससे आगे का काम वो होता है एक निर्देशक का, उस नाटक को आगे ले जाने का, नए आयाम गढ़ने का एक निर्देशक का काम होता है। और उससे भी आगे ले जाने का काम किसी भी नाटक को या किताब को या फिर साहित्य को, वो आलोचक का काम होता है। तो आलोचक की भूमिका बहुत बड़ी है, दर्शकों के बीच में, पाठकों के बीच में और रंगकर्मियों के बीच में एक पीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी की तरह वो काम करता है, पुल की तरह काम करता है। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे साथ ऋषिकेश सुलभ साहब हैं, डॉक्टर प्रताप सहगल जी हमारे साथ हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, कॉलेजियट ड्रामा सोसाइटी के वरिष्ठ नाटककार हैं, और रंग आलोचना पे आपकी भूमिका और आपका जो ज्ञान, बहुत लगभग 40-50 सालों से आप रंगकर्म से जुड़े हुए हैं। हिंदी के आप प्राध्यापक रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, रंगकर्म से बहुत बारीकी से जुड़े हुए हैं, कई इनके नाटक बहुत चर्चित रहे हैं।
और मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रताप सहगल जी को कि वो आएं और आज की इस वार्ता को शुरू करें की नोट एड्रेस के साथ। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी हैं, जिनके बारे में बता चुका हूँ। पंजाब से हैं, हमारे रंगकर्मी नाटककार हैं और बतौर आज वो जो यूनिवर्सिटी में, एक पंजाब की यूनिवर्सिटी के अंदर देशबंधु क्या सर देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर वो पंजाबी डिपार्टमेंट के कन्वीनर, हेड और डिपार्टमेंट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो नाटककार और रंगकर्मी, निर्देशक भी रहे हैं। रंग आलोचना के ऊपर उनकी कई किताबें पंजाबी भाषा में आ चुकी है। रंग आलोचना को वो भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार और डॉक्टर प्रताप सहगल हमारे बीच में। मैं सबसे पहले पर डॉक्टर प्रताप सहगल जी को कहूंगा कि वो आज के प्रोग्राम को आगाज तक लेके जाएं, आगाज करें। दोस्तों नमस्कार। ये शुरुआत करने का जिम्मा मुझ पर ही आता है और मैं खुशी खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये मैं प्रश्न हमेशा उठाता रहा हूँ कि अभी जैसे रवि ने कहा कि रंग समीक्षा, रंग चिंतन और रंग आलोचन, क्या ये तीनों अलग अलग बातें हैं या एक ही है? अलग अलग तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे में समाहित भी होती हैं। लेकिन वो समाहित होने से पहले वो अलग अलग क्यों हैं, कहाँ हैं, इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और पिछले जो मैं हिंदी पंजाबी वाला तो अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन हिंदी वाला जो मैंने देखा था, शायद पंजाबी में मुझे लगता है प्रॉब्लम वही रही होगी कि सारी जो बहस है वो रंग समीक्षा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। रंग आलोचन जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि वो थियोराइजेशन है, वो एक सैद्धांतिकी को तैयार करना है। और जब हम रंग समीक्षा की ओर जाते हैं, रंग चिंतन तो एक बहुत खुला हुआ क्षेत्र है। रंग चिंतन में रंग समीक्षा और रंग आलोचन दोनों ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि चिंतन अपने आप में एक बहुत विशुद्ध क्षेत्र है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम उसको थियोराइज करते हैं तो कुछ ना कुछ एक मानदंड हम स्थापित करते हैं। वो शुरू से मुझे लगता रहा है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि ये जो मान परंपरा में वो 13वीं शताब्दी के बाद वो बंद हो गए, वो बहसें बंद हो गई और हमने बहुत एक सुविधा का रास्ता ले लिया कि जो हमारे पास उपलब्ध है। आपने विश्वविद्यालय का जिक्र किया, विश्वविद्यालयों में तो कुछ होता ही नहीं है। विश्वविद्यालयों में मैं हिस्सा रहा हूँ विश्वविद्यालय का, मैं जानता हूँ, लेकिन जो विश्वविद्यालय में कुछ इन्हें गिने लोग होते हैं जो वहाँ रहकर काम कर पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो जो एक उनको पिटा पिटाया या परंपरा से हासिल जो कुछ भी माल उपलब्ध होता है, वो उसी के सहारे अपना काम चलाते रहते हैं। और इसी वजह से जो जो वहाँ से पढ़कर निकलते हैं, उनके सामने भी वो परंपरा बनती नहीं है, क्योंकि जब तक आप उनके सामने चुनौतियां नहीं फेंकेंगे एक शिक्षक के रूप में, तब तक वो चुनौतियां उनके सामने आएंगी नहीं, तो वो लड़ेंगे कैसे और करेंगे कैसे। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग निकल आते हैं, वो अपनी उनकी एक आंतरिक दबाव होते हैं, मजबूरियां होती हैं, एक उनका एक इंटेलेक्ट लेवल उनका अलग होता है। अब जैसे आज मान लीजिए आपने ऋषिकेश सुलभ को बुलाया, अब मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि क्या जो नाटकों के मूल्यांकन और उनके मंचन, यानी जब स्क्रिप्ट और उसका जो प्रस्तुति, जो ऋषिकेश सुलभ की जो स्क्रिप्ट है और जिस रूप में प्रस्तुत होती है, और जो एक शहरी लेखक जो मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को रख रहा हूँ कि जो शहर के अनुभवों को लेके लिखता है, वो उसकी जो स्क्रिप्ट है और जो उसकी जो प्रस्तुति होती है,
क्या इन दोनों प्रस्तुतियों के या इन दोनों के आलेखों के मूल्यांकन का तरीका एक हो सकता है? मुझे लगता है ये एक चुनौती भरा भरा प्रश्न है और शायद मेरी समझ से एक तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि जिस परंपरा से ऋषिकेश सुलभ आते हैं, मैं उस परंपरा को जानता ही नहीं। अगर मैं उसका मूल्यांकन करने बैठ जाता हूं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करूंगा, क्योंकि मैं उस परंपरा को ना जानता हूं, ना समझता हूं, ना मेरा उसके साथ कोई भावात्मक लगाव है, ना मैं उस भाषा को अच्छी तरह से पकड़ पा रहा हूं। तो फिर किस तरह से मैं उसका मूल्यांकन करूंगा? और जब वो प्रस्तुति के रूप में आएगा तब भी ये दिक्कतें सामने आएंगी कि मैं उनका मूल्यांकन कैसे करूं। हम फिर वो जो मूल्यांकन है वो तकनीकी रूप में आ जाता है सामने, टेक्निकलिटीज में हम चले जाते हैं। अभिनय अच्छा है, वो ठीक है, वो ये अच्छा है, वो अच्छा है, लाइट अच्छी है, सेट डिजाइनिंग अच्छी है, लेकिन जो पूरा का पूरा एक मान लीजिए कोई एक लेखक है जो नए तरीके से कुछ चीजें पेश कर रहा है, अपने एक परंपरा के साथ जोड़ते हुए कुछ ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्या हम उनको समझ पाते हैं? क्या उनके लिए हमने कोई अपने आज कोई मूल्यांकन के मानदंड तैयार किए हैं या उनको खोजने की कोशिश भी की है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इवन गांव की तो छोड़िए, शहर की भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि जो अधिकतर जो मैं देखता हूँ, जो हमारे रंग समीक्षक, मैं रंग समीक्षक कहता हूँ, रंग आलोचक मैं नहीं कहता उन्हें, और ये मेरा एक बड़ा दृढ़ अभिमत है कि वो रंग आलोचक नहीं है, रंग समीक्षक ही है। क्योंकि रंग आलोचक होना बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए हम कविता की बात करते हैं तो हम 13वीं शताब्दी तक रुक जाते हैं, उसके बाद अगर हम आए भी तो हम डॉक्टर नगेंद्र की बात कर लेते हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हमें एक नए सूत्र दिए कविता को समझने के लिए। लेकिन क्या इस तरह के कोई नए सूत्र हमें दिए किसी भी रंग समीक्षक या तथाकथित रंग आलोचक ने, ये समझने के लिए कि आधुनिक रंग कर्म को और आधुनिक जो नाट्यालेख हो रहा है, नाट्य लेखन हो रहा है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? उसको समझने के हमारे पास नए औजार क्या हैं? हम आज भी जो नई संवेदनाएं हैं या जो नई सेंसिबिलिटीज हैं या उनको समझने के जो हमारे एक नए तरीके हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। जैसे मैं पहले ही बताया था कि रस थियरी जो है वो खंडित हो गई, और जो फ्राइडियन थियरी आ गई, एवोल्यूशन का थियरी आ गई, उसका पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो डिकंस्ट्रक्ट करने का जो एक प्रोसेस था, क्या हम वो डिकंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस से भी हम क्या गुजर रहे हैं, या उससे आगे क्या हम कुछ सोच पा रहे हैं? मेरी समस्या ये है, और इस समस्या के हल के लिए ही हम लोग ये बार बार रंग आलोचन पर बात कर रहे हैं कि जो विभिन्न लोग जुड़े हुए हैं रंग कर्म से या नाट्य लेखन से, वे आए और वो खुल के बात करें कि हम किस तरह से इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। और अगर 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 मान लीजिए कोई इस तरह की नई थ्योरी हमारे सामने आई है तो बताएं, यहाँ बताएं कि नहीं आप नहीं जानते ये नई थियरीज हैं और इसके आधार पर जो हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो मुझे लगता है जिनका हमें सामना करना चाहिए, और जो मेरे बात के आने वाले वक्ता हैं वो अपने बात कहेंगे, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करता, बहुत ही संक्षेप में अपनी बात मैंने कह दी है। और इस पर अगर आप गौर कर सकें या फिर जो आपके मन में हो वो कहें, तो अब तो रवि आप बुलाइए जिनको भी आपने बुलाना है पहले, वो अपनी बात कहेंगे। खुशी की बात, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे बीच में खुशी की बात है कि विनय जी जुड़ चुके हैं। विनय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, विनय उपाध्याय जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। आपका माइक पर ऑन कर दीजिए, अपना माइक एक बार ऑन कर दीजिए। अगर आप फोन पर हैं, फोन पे हैं, मोबाइल पे हैं अपने आप मोबाइल पे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन को टच कीजिए। हाँ, आप आवाज आ रही है आपकी? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ बिल्कुल आ रही है। आपका स्वागत है इस मंच पर, कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के इस मंच पर आपका स्वागत है। अभी आपने मुझे नहीं मालूम आपने कब ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपका अभी स्वागत पहले भी कर चुके थे आपके आने से पहले, लेकिन दोबारा आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आपके बारे में विधिवत मैं बता चुका हूँ, आपकी भूमिका के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, और किस प्रकार आप इस समय कहाँ कार्यरत हैं इसके बारे में मैं विधिवत बता चुका था। अभी प्रताप सहगल जी का आपने सुना, ओपनिंग वक्तव्य सुना आपने। तो हमारे बीच में इससे पहले कि हम लोग अपने वक्ताओं को बुलाएं, जो पिछली हमारी चर्चा हुई थी जिसमें डॉक्टर सतीश वर्मा जी है हमारे साथ, डॉक्टर साहब सिंह थे, वो एक संक्षेप में मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी को कहूंगा कि उन्होंने संचालन किया था पिछली बार, एक संक्षेप में जो पिछली हमारी चर्चा हुई थी उसमें क्या बात हुई, ताकि आगे हमारी कड़ी मिल जाए हमारे वक्ताओं को। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी। जी, माननीय डॉक्टर प्रताप सहगल जी, श्री ऋषिकेश सोलह जी, विनय उपाध्याय जी और रवि तनेजा जी, ये जो कड़ी चल रही है रंग आलोचना की, और इससे पहली कड़ी थी जो लास्ट सैटरडे थी, उसमें हमारे बीच में थे, हमारे नाटगुरु थे और परंपरा के रंग आलोचना, नाटककार और नाट खोज, नाट इतिहास के बड़े चिंतक थे डॉक्टर सतीश वर्मा जी। उन्होंने संक्षेप में जो बताया कि जो बात थी कि जो एक तो नाटककार की एक स्क्रिप्ट होती है, वो जिसको नाटकी पाठ उन्होंने बोला था, वर्बल टेक्स्ट जो होती है, वही टेक्स्ट जो होती है बेस होता है, जिसके बेस पे पेशकारी ने बनना होता है, जिसको निर्देशक उठाता है, और जो निर्देशक टेक्स्ट बनाता है वो निर्देशक की मंची टेक्स्ट होती है, और इन दोनों के बीच एक और तीसरी टेक्स्ट भी होती है जिसको उन्होंने खेड पाठ बोला था, खेल पाठ बोला था। वो जो खेल पाठ है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्देशक की जो टेक्स्ट है, जब निर्देशक बदलेगा तो उसकी टेक्स्ट बदल जाएगी। एक ही निर्देशक की एक टेक्स्ट होगी, उसी टेक्स्ट को जब दूसरा कोई निर्देशक लेगा उसकी कोई दूसरी टेक्स्ट बन जाएगी। जो रंग आलोचक है वो कैसे इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कौन सी प्रोडक्शन की या कौन सी पेशकारी की जो रंग आलोचना हो रही है वो मूल टेक्स्ट के ज्यादा समीप है, मूल टेक्स्ट के ज्यादा नजदीक है। से रंग आलोचक कैसे देखेगा कि उसका जो कंटेंट है, वो कंटेंट पेशकारी का है, वो उस मूल टेक्स्ट के कैसे पास है। उन्होंने जैसे समझाया था वो उस रूप में, जिसको उन्होंने रंगमंची अध्ययन के रूप में बताया था कि रंगमंची अध्ययन है कैसी विधि है नाटक को देखने की, खोजने की, परखने की। क्योंकि जब नाट्य समीक्षा करते हैं तो उनके पास रंगमंच नहीं होता है, जब रंग समीक्षा करते हैं तो उनके पास नाटक की साहित्यिक स्क्रिप्ट नहीं होती है। दोनों समीक्षाएं अधूरी रहती है। ये तब से ही हो सकता है जब, जैसे प्रताप सहगल जी ने किया, जो रंग आलोचक हैं वो नाट्यचिंतक भी हों, उनको पता हो नाटक के साहित्य के कौन से तत्व हैं जो नाटक के मंचन के दौरान रंग मंचन में बदल जाते हैं, और जब वो बदलते हैं उनका कैसा स्वरूप निकल कर आता है और कैसा होना चाहिए, वे रंग आलोचक तय कर सकता है। वो केवल मंच पर हो रही पेशकारी को देखकर ही तय नहीं करे कि जो सामने उनको देखा है उसको व्यवहार के रूप में देख लिया है, जो थिएटर के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में उनको रिपोर्टिंग कर दी है, उसकी समीक्षा कर दी है। उनको इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट कहाँ से आई है, जिस स्क्रिप्ट का कंटेंट जब रंगमंच के कंटेंट में बदला है तो क्या वह वास्तविक रूप पे उसके कितना नजदीक है। उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर दिया था। दूसरा यह बात थी कि हमारे यह परंपरा रही नहीं है कि कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में जो रंग समीक्षक हैं उनको कोई एकेडमिक्स ट्रेनिंग दी जाए। यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट्स में अभिनेता बनते हैं और दूसरे निर्देशक वगैरह बनते हैं, कोई ऐसा करिकुलम नहीं है जहां रंग समीक्षक बनाए जाएं। तो रंग समीक्षक ज्यादा करके रंग रिपोर्टर बन जाते हैं। किसी अखबार से, किसी पत्रिका से जो पत्रकारिता करते हैं, वे लोग जब किसी मंच पे किसी पेशकारी को देखते हैं और 5, 10, 20 पेशकारियां देखने के बाद वो अपने आप को एक रंग समीक्षक मानने लगते हैं। वो खुद ही स्वतः ही अपने ही टूल तय कर लेते हैं। उन्होंने कहीं से वो ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, उनको पता ही नहीं होता है। वे भी उन्होंने इस बात पे बल दिया, जोर दिया कि ये जो अदारे हैं हमारे,
जो रंगमंच के लिए काम कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो या वैसे हो, पंजाबी अकेडमी दिल्ली हो या दूसरे एनएसडी वगैरह अदारे हो, उनमें कोई कोर्स हो ऐसे, कुछ छोटे हो, 1 साल के हो या कुछ 6 महीने, कैसे भी कोर्स हो जो रंग समीक्षक के लिए हो, यहाँ रंग समीक्षक बनाया जाए, पता चले कि रंग समीक्षक कैसे है। सो इन 2 बातों पे उन्होंने ज्यादा जोर देकर समझाया था। सो आज उसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे इसमें से क्या निकलता है, क्या भूमिका होनी चाहिए और कितनी जिम्मेवारी। शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुलभ साहब को, जो वरिष्ठ नाटककार हैं, रंग आलोचक हैं, और जब इनसे बात हो रही थी तो वैसे मैंने देखा एक कवि भी है और कहानियां भी लिखते हैं, तो एक अलग आयाम भी इनके पास है। जब इनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा, अब तो नाटककार थे, रंग आलोचक कैसे बन गए? तो वो कहने लगे कि आलोचक मैं मजबूरी में बना हूं। एक मजबूरी आ गई थी, मुझे रंग आलोचक बनना पड़ा। वो मजबूरी क्या थी, ऐसी क्या कारण थे कि आपको रंग आलोचना पढ़नी पड़ी? और जो सवाल अभी सहगल साहब ने रखे या हमने उठाए हैं सवाल, एक सवाल मैं इसमें और ऐड करता हूं, क्या एक रंग समीक्षक को, आलोचक को रंगकर्मी होना चाहिए? ये भी एक सवाल मेरे सामने। तो आइए, मैं आप आदाब कर रहे हैं सुलभ साहब। सुलभ साहब, आपका स्वागत है मंच पर, आइए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रताप सहगल साहब को प्रणाम करना चाहूँगा। हिंदी रंगमंच की जो दुनिया है, जो बौद्धिक दुनिया है, उस दुनिया में कुछ लोग हैं कि जिनको पढ़कर, जिनको देखकर, जिनको सुनकर मेरे जैसे लोग तैयार होते हैं या बनने की कोशिश करते हैं निर्माण की प्रक्रिया में। डॉक्टर सहगल का ये भूमिका रही है, उनको, उनके नाटकों को पढ़कर, उनके काम को देखकर, जानकर। देवेंद्र जी से मेरी पहली मुलाकात हो रही है, और विनय जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कई नाटकों की उन्होंने घोषणा की है मंच पे। भोपाल में लगातार विभिन्न कारणों से हमारी मुलाकात होती रही। तो आप सबको नमस्कार रवि जी। और मैं बात आपके सवाल से शुरू कर दूं, चूंकि आपने ये कह दिया। मैं मानता हूं कि मैं रंग आलोचना या रंग समीक्षा की जो दुनिया है उसमें मैं अभाव की संतान, यह मेरा क्षेत्र नहीं था, न मुझे बहुत मेरी इसमें कोई रुचि थी। रंगमंच बचपन से ग्रामीण रंगमंच जो होता है, मैं वहां से जुड़ा हुआ था। जब शहर आया पढ़ने का, जब सिलसिला शुरू हुआ, शहर के रंगकर्म का सिलसिला शुरू हुआ, तो नाटक लिखने की जरूर इच्छा थी। और रंगमंच से जुड़े रहने के पीछे जो मेरा मूल कारण था, वो मेरा लेखक था। मैं नाटक लिखना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जो रंगमंच की दुनिया है वो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत स्पंदित दुनिया है। आप सब जानते हैं, आप सब उस दुनिया के नागरिक हैं, आपको पता है कि वह बहुत जादू भरी दुनिया होती है, वह इंद्रजाल होता है। वहां से निकल कर भाग जाना मुश्किल है, कठिन काम है। या एक बार आप जब प्रवेश पा जाते हैं तो आपका निकलना मुश्किल होता है। और पीर भिश्ती बाबरची, आपको कुछ भी बनना पड़ सकता है। जैसे एक रंगकर्मी कुछ भी, रंगमंच की दुनिया शुद्धता की दुनिया नहीं है। वहाँ आप सब जानते हैं कि वो कई कलाओं का समुच्चय है, कई तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं रंगमंच करते हुए। तो नाटक से जुड़ने के बाद, नाटक लिखने की प्रक्रिया में आने से पहले ही ऐसा हुआ कि जिस रंग रिपोर्टर की बात अभी देवेंद्र जी कर रहे थे कि नाटक, अखबारों में नाटकों की समीक्षा छपनी है, जो रिपोर्टर है उसको नाटक का न नहीं आता, उसको कोई मतलब नहीं है नाटक से। तो वो नाटक शुरू होने से पहले ही, मुझको याद है बहुत, अपनी किशोर उम्र या जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और नाटक, वो जो थोड़ा बहुत साहित्य से जुड़े लोग होते थे, साहित्य के भी, उनको पकड़ता था कि भाई इस नाटक के बारे में कुछ लिख कर मुझे पहले ही दे दो, क्योंकि अखबार में 8 बजे के बाद फिर पेज नहीं, वो छूट जाएगा। उस समय तो और कंप्यूटर नहीं था, तो और सब हाथ से कंपोजिंग होता था, ब्रोमाइड बनते थे, सब अखबार की जो प्रक्रिया थी। तो कई बार नाटकों की समीक्षा उस रिपोर्टर के दबाव पर साहित्य से जुड़ा कोई विद्यार्थी, कोई कोई रंगकर्मी लिख करके दिया करता था, और वो पहले जाकर के लगा आता था, नाटक बाद में होता था। ये
ये बहुत शर्मनाक स्थिति थी, लेकिन ये स्थिति थी। अब आप सोचिए कि हम जिस बौद्धिक समाज में आज हैं और जिसका हमको लगता है कि हम जैसे कितना बड़ा तीर मार रहे हैं, हमारी ये हैसियत रही है आपकी इस बौद्धिक समाज के भीतर, इस पत्रकारिता, अखबार और ये सब कुछ साहित्य की जो दुनिया है उसमें रंग कर्म की ये स्थिति, सच्चाई है। तो ऐसे ही किसी नाटक की समीक्षा से शुरू हुआ होगा मेरा सिलसिला बहरहाल। उसके बाद फिर और भी चीजें आती हैं बाद के दौर में, फिर एक सिलसिला शुरू होता है लगातार लिखने का। उसके कई कारण होते हैं, मुझे लगता है कि कारणों में यहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं। डॉक्टर सहगल की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि क्या एक ही नाटक के अगर 5 निर्देशक 10 निर्देशक उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसका मंचन करते हैं, क्योंकि यह जीवंत विधा है। आज हम रंगमंच पर अभी उसी स्क्रिप्ट पर वही अभिनेता, वही ऑडिटोरियम, सब कुछ वही, लेकिन कल जब होता है तो वो नाटक बदल जाता है। तो ये इतनी जीवंतता है, इतना वाइब्रेशन है यहाँ। तो क्या अलग अलग एक ही टेक्स्ट को अलग अलग निर्देशक अलग अलग ढंग से करते हैं, तो क्या एक ही टूल से उसकी परख आप कर सकते हैं? मित्रों, मेरा ये मानना है कि आलोचना, चाहे वो कविता की हो, कहानी की हो, उपन्यास की हो, नाटक की हो या नाट्य की हो, उसकी आलोचना आप एक उपकरण से नहीं कर सकते। हर प्रदर्शन के लिए आपको एक अलग उपकरण चाहिए। वह उपकरण, वह टूल समीक्षा का उसी प्रदर्शन के भीतर छिपा हुआ है। और नाट्यालेख की अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो वह टूल, वह उपकरण उसी नाट्यालेख के भीतर है। और एक समीक्षक को या एक आलोचक को उस टूल को भी उसके भीतर से अपने लिए अर्जित करना पड़ता है पहले। सो ये बहुत कठिन काम है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आसान काम नहीं है। अब अमूमन हम इसको 2 दर्जे का काम मानते हैं, हम कहानीकार को और इसको उसको सबको। क्यों साहित्य की दुनिया में भी ये संकट सिर्फ नाटक की दुनिया का नहीं है। आज आप देखिए तो ये कविता, कहानी और उपन्यास की दुनिया में भी ये संकट है, लेकिन नाटक की दुनिया में ये संकट थोड़ा ज्यादा है। उसके कुछ और कारण भी हैं। आज आप साहित्य से अपने को काट दीजिए, संगीत से अपने को काट दीजिए, रंगमंच से अपने को काट दीजिए, तत्काल आपको इसकी कमी नहीं खलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जी सकते हैं। आपके पास पैसा है, धन है, आप जी सकते हैं। नहीं है तो भी आप जी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए। लेकिन 20 साल के बाद जब दूसरी पीढ़ी तैयार होगी, वो कितनी हिंसक होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कितनी दरिद्र होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी तरह रंगमंच की दुनिया यह भूल गई कि जो बौद्धिक विमर्श की दुनिया है या जो साहित्य की दुनिया है, उससे उसने अपना रिश्ता बहुत क्षीण किया, कमजोर किया। रंग कर्म करने वालों, माफ कीजिएगा यह कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन इस सच को जानना बेहद जरूरी है। खास तौर पर हिंदी रंगमंच के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं कि जो एक समय में आप देखिए, जो भारतीय साहित्य की जो पूरी परंपरा आप देखेंगे तो जो मुख्य विधा थी नाटक, हमारे यहाँ साहित्य की मुख्य विधा रही है संस्कृत में। लेकिन आप आज कहाँ रहे? आज आपने अपने को साहित्य से पूरी तरह काट लिया। आप एक तरह से साहित्य की दुनिया के जो लोग हैं उनको आप 2 दर्जे की भी नागरिकता कायदे से नहीं देते हैं, चाहे वो रंग समीक्षक हो आपका, चाहे वो नाटककार हो। आप इस घमंड में हैं कि मैं कुछ भी रंगमंच पर रच दूंगा, मैं हाथ हिलाऊंगा और एक जादू होगा और वह जादू दर्शकों तक पहुंचेगा। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि आज रंगमंच अपने लिए समीक्षकों, आलोचकों का रोना रो रहा है, नाटककारों का रोना रो रहा है। आपने अपने संबंध ही खत्म कर लिए। आप देखिए कि जो बौद्धिक विमर्श साहित्य की दूसरी दुनिया में है या कलाओं की जो दूसरी दुनिया में है, क्या वह विमर्श
रंगमंच की दुनिया में है? जिस तरह से हमारे संबंध बदल रहे हैं अभी, मनुष्य का भूमि से संबंध, मनुष्य का मनुष्य से संबंध, आप देखिए कितनी तेजी से बदल रहा है। क्या रंगमंच की दुनिया इस बदलते हुए संबंध पर क्या उसकी नजर है रंगकर्मियों की? नहीं है। पहले तो ये कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दरिद्र हो गए, आपके पास रंग आलोचक और रंग समीक्षक और रंग चिंतक, ये तो बाद में आप अलग अलग कीजिएगा ना जब कुछ होगा। जैसे हमारे यहाँ जो पछोरा जाता है, कई जगह अलग अलग उसको कहते हैं, बांस का बना होता है जिसमें अन्न भूसा कंकड़ सब होता है, औरतें उसको फटकती हैं, ऐसे करती हैं, अन्न अलग होता है, भूसा अलग, कंकड़ अलग होता है। कुछ होगा तब तो आप फटकेंगे, आपके पास तो उपज ही नहीं है, आप तो एक दरिद्र जीवन जी रहे हैं। पहली बात तो ये, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारा रंगमंच जो है बौद्धिक विमर्श करे। हम प्रैक्टिशनर हैं यह कहकर, मैं बहुत व्यवहारिक बातें करूंगा, हम प्रैक्टिशनर हैं यह कह करके आप बौद्धिक विमर्श से मत कटिए। आप अपने समय और समाज की सच्चाई को पहले जानिए, और जानने का जो बेहतरीन माध्यम है उपलब्ध आपके समय और समाज में, आप उससे जुड़िए। अगर आप उससे नहीं जुड़ते हैं तो आप रंग कर्म ही नहीं कर पाएंगे। जब रंग कर्म ही कायदे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रंग कर्म करना अभी जो भारतीय जीवन स्थितियां हैं उसमें रंग कर्म करना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी काम है। तो इस काम को आप कैसे अंजाम देंगे? इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जो हमारी रंग कर्म की दुनिया है वह एक बौद्धिक विमर्श की दुनिया से भी उसका रिश्ता बने, पहली बात। दूसरी बात कि यह कैसे यह संभव है कि बिना पढ़े, बिना ज्ञान अर्जित किए, बिना सैकड़ों तरह की प्रस्तुतियां देखे कोई व्यक्ति किसी दूसरी प्रस्तुति की आलोचना कर सकता है। और पहले अगर आप दर्शक के रूप में, रसज्ञ और रसिक ये दो जो होते हैं, पहले आपको रसिक होना पड़ेगा, तभी आप रसज्ञ बन सकते हैं। होता क्या है कि जो आलोचना करने या समीक्षा करने जो निकलते हैं, अब उनका पक्ष अलग है। क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत है कि जहां गाछ न वृक्ष ता ऋण प्रधान, माने जहां कोई वृक्ष ही नहीं है वहां अंडी का जो तेल होता है, तो अंडी का वृक्ष ही वहां प्रधान होता है। वही स्थिति हो गई है कि जहां पर कोई परंपरा ही नहीं बन पाई रंगालोचन की या रंग समीक्षा की, वहां हर अखबार का रिपोर्टर आलोचक है। आप क्या कर लीजिए? फिर वो अपने नए नए सिद्धांत आपके सामने रखेगा। आप चाहे जितनी मेहनत से जीवन को बार बार मंच पर प्रस्तुत कीजिए, वो जीवन से उसका कोई लेना ही देना नहीं है। इसलिए कि वह तो रसज्ञ बनकर आया है, रसिक बनकर तो आया नहीं। तो जब रसज्ञ बनकर वो आया, वो ये सोच कर आएगा कि मैं इसका विशेषज्ञ हूं, तो वह उसका स्वाद ही नहीं ले पाएगा, चाहे वो कविता हो, कहानी हो। पहले आपको रसिक की तरह, या विनम्रता, या औत्सुक्य, या जानने की, या की जो उत्कंठा होती है, उस जीवन को जानने परखने। रंगमंच पर क्या होता है? रंगमंच पर तो जीवन ही होता है ना। हम जीवन का पुनराविष्कार कर रहे होते हैं ना। उस जीवन के प्रति अगर उत्सुकता के साथ हम व्यवहार नहीं करेंगे, हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम गर्वोन्नत माथा लिए हुए बैठे रहेंगे, तो हम कैसे समीक्षा या कैसे आलोचना कर सकेंगे? इसलिए बेहद जरूरी है कि हम एक रसिक की तरह रंगमंच के पास जाएं। और यह परंपरा हमारे यहाँ से समाप्त हो चुकी है। हमारे यहाँ अखबारों के रिपोर्टर बचे हैं, पत्र पत्रिकाओं में उसके लिए जगह नहीं है, अखबारों में उसके लिए जगह नहीं है। या रंगमंच ने धीरे धीरे अपने को इतना मद में
कर लिया है कि उसने कभी इसकी फिक्र नहीं की। रंगमंच ने कभी, अब देश का जो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है एनएसडी, उसने कभी जरूरत नहीं समझी कि हम नाटक की आलोचना के लिए भी, रंग समीक्षा के लिए भी कोई एक सिलसिला चलाएं, उसके लिए कोई वर्कशॉप करें, 3 ही महीना का सही, साहित्य के विद्यार्थियों को ले आए या रंगमंच के विद्यार्थियों को ले आए। तो हम गुरूर में जी रहे हैं कि हमको शब्द की जरूरत नहीं है, हमको नाटककार की जरूरत नहीं, जब जी में आएगा हम नाटक कर लेंगे। इसलिए रंगमंच का यह, हमको रंग समीक्षक की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? सरकार से हमको पैसा मिल जा रहा है, इधर से उधर से पैसा मिल जा रहा है, आप मेरे नाटक को अच्छा कहिए बुरा कहिए, क्या फर्क पड़ता है? हमको अनुदान मिल जा रहा है, हम नाटक कर लेंगे। एक तो ये दो तरफा मामला है। एक तरफ जो जिनको ये काम करना है उनको अपने ही ऊपर भरोसा नहीं है, वे इसको बिल्कुल खेल समझ करके जा रहे हैं। सवाल यह है कि जो सतीश वर्मा ने जो जिस तरह विवेचन किया, टेक्स्ट के बारे में बताया, यह सब कुछ हमारे नाटक करने वाले नहीं जान रहे हैं। तो जो नाटक में लिखने जा रहा है वो नहीं जान। आप जब तक आप हर जो विधा है, हर जो काम है, कला का हर काम है, उसका एक पक्ष होता है। ये उस पक्ष से कहीं ना कहीं आपको सीधे या न सही सीधे थोड़ा दूर से ही रास्ता बनाकर जुड़ना होता है। यह अर्जित करने वाली चीजें हैं, यह ईश्वर के हाथ से अमृत की तरह आपके मुंह में नहीं टपकने वाली है। आपको अर्जित करना होगा अपने लिए। और हिंदी रंगमंच ने, खास तौर पर अगर मैं कहूं तो हिंदी रंगमंच ने अपने लिए यह अर्जित नहीं किया। रवि जी, मैं चाहूंगा कि बीच में आप हस्तक्षेप करें, आप जहां भी बोलना चाहें आप, या कोई प्रश्न आपके मन में आए या लगे आपकी मैं प्रलाप कर रहा हूं तो मुझे रोक दें। बिल्कुल नहीं, आप करते हुए सवाल जवाब बाद में कर लेंगे, लेकिन आपको सुनना अच्छा लग रहा है। अभी बहुत नई जानकारियां मिल रही हैं। आप अगर जहां आप रुकना चाहें अपने आप रुक जाएंगे। देखिए, मैं पिछले 7-8 साल पहले मैं पटियाला में था। मैंने उस दिन आपसे बातचीत में, चर्चा में कहा था, पंजाबी विश्वविद्यालय में नाटक देखने गया और मैं चकित रह गया नाटक देख करके। चक्रेश चंडीगढ़ का एक युवा है जो नाटक करता है, उसका उसमें एक नाटक था। फिर मनदीप का एक नाटक था, पंज इश्क, जहां तक मुझे नाम याद है। अद्भुत नाटक था। मतलब उस पूरी प्रस्तुति में यह मुश्किल था तय करना कि किस अभिनेता को आप बेहतर कहेंगे, माने सबसे बढ़िया कहेंगे। सब एक दूसरे से बेहतर थे, सब अद्भुत काम कर रहे थे, सब कुछ इतना सुरुचि संपन्न नए लोगों का काम था। शिव कुमार बटालवी पर एक राजेंद्र थे, वो शायद यूनिवर्सिटी के ही पास आउट हैं, उनका नाटक था मंदो। हालांकि वो बहुत अच्छी प्रस्तुति नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रस्तुति की संभावनाएं उसमें शेष थी। अब आप मुझे बताइए कि नए लोगों के काम को देखने के लिए, जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, अभी बिल्कुल नई पीढ़ी है आपकी, जो वो जिस तरह से जीवन को देख रही है, जीवन को विश्लेषित कर रही है, अगर उस नजर, उस दृष्टि, जीवन की वो जो वहां तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उसके नाटक को कैसे आप विश्लेषित करेंगे? यह जरूरी है। ये एक आलोचक का काम बहुत दायित्व भरा काम होता है। आपको जैसा कहा, एक दीर्घ यात्रा पर उसको लेकर के निकल जाता है, एक लंबी यात्रा पर लेकर, तो बड़ा काम हुआ ना। तो आपको कम से कम उस निर्देशक या उस नाटककार की जो दृष्टि है, जीवन के प्रति दृष्टि, उस दृष्टि को तो समझना होगा। हम वो समझने को तैयार नहीं, हम उतने उदार नहीं हैं। हमने अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियां बंद कर रखी हैं दिमाग में। ये सारे संकट है। तो आलोचना जो है वह रचना का विवेक भी होती है।
जो रचा जा रहा है नाटककार, बाद में रंग निर्देशक और अभिनेताओं द्वारा, आलोचना उसका विवेक भी होती है। आलोचना का यह भी काम है कि वह उसको अपने विवेक से पूरित करे, अपनी समीक्षा में, अपने लेखन में। यह बहुत दायित्वपूर्ण काम है, उस विवेक को खोजना, रंग समीक्षक का अपने लिए अर्जित करना। इसलिए मेरा मानना है कि यह दुतरफा खेल है जिसको हम नहीं ठीक से खेल पा रहे हैं। न हमारे रंगकर्मी खेल पा रहे हैं, न माफ कीजिएगा, रंग समीक्षक तो है ही नहीं। ये उसमें से अधिकांश जो हैं वो व्यवस्था में लिख रहे हैं। जो कुछ लोग हैं जो लिख सकते हैं या जिन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, कोई समय बिल्कुल खाली नहीं रहता। नेमी जी ने जब आजादी के बाद जो रंगमंच की आलोचना, ये नाट्य की आलोचना के लिए भाषा तक नहीं थी। नेमी जी ने, आप जब उनकी आलोचना पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नेमी जी को पढ़ते हुए आप अपनी एक भाषा अर्जित कर पाते हैं नाट्य आलोचना के लिए। तो इस तरह से उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए, छिटपुट काम किया। जयदेव तनेजा ने काम किया, महेश आनंद ने काम किया, सुरेश अवस्थी ने बड़ा काम किया। इन सब ने अपने अपने ढंग से काम किया और हमें दिया। आज तभी हम हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। हमारे जो शब्द हैं वो नाभिनालबद्ध हैं इन तमाम लोगों के काम से। इसी तरह कुछ लोग तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ समाप्त है। जरूरी ये है कि हमारा उनसे एक रिश्ता बने। रिश्ता बनने का मतलब तू मुझे भभूति कह, मैं तुझे कालिदास कहूं, ऐसा वाला रिश्ता नहीं। एक रचनात्मक रिश्ता बने, ये बेहद जरूरी है। और हिंदी रंगमंच इसको मिस कर रहा है। हिंदी रंगमंच ने उन तमाम रिश्तों को नष्ट कर दिया है, जिन रिश्तों के न होने की वजह से आज उसकी बुरी स्थिति है। अगर वे रिश्ते होते, नाटककार से उसका अच्छा रिश्ता होता, अगर उसने 2म दर्जे की नागरिकता नाटककार को नहीं दी होती, अपने रंग समीक्षक को अगर उसने 3-4 दर्जे की भी नागरिकता दी होती शायद, तो उसकी स्थिति आज इस दरिद्रता वाली स्थिति नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है। शुक्रिया, बहुत उम्दा बात कही। हाँ, प्रताप सहगल जी। हाँ जी, मुझे लगता है ऋषिकेश सुलभ ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूरे परिदृश्य का और चिंतन का जो विश्लेषण किया है, और बहुत ही कुछ प्रासंगिक प्रश्न जो हमारे सामने रखे हैं। कि एक तो ये है कि कट गया रंगमंच, रंग कर्म और जो बौद्धिक समाज का रिश्ता है वो लगभग अनुपस्थित है। दूसरा, जो टेक्स्ट के रूप की बात की वो पहले सतीश वर्मा के संदर्भ में उन्होंने, वो भी सही है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आलोचक का काम होता है रचना के जो अंतर्निहित अर्थ हैं, जिसको आप रचना का विवेक कह रहे हैं, जो उसके अंतर्निहित अर्थ हैं, उन अर्थों को ना सिर्फ पकड़ना, ना सिर्फ रेखांकित करना, बल्कि उनको अपने एक एनालिटिकल दृष्टिकोण से आप एक विश्लेषित करना, उसको अपने विश्लेषणात्मक तरीके से उसको बताना कि ये क्या है, खोलना उसे। जितना भी साहित्य हमारे यहाँ जो स्थापित साहित्य जिसको माना जाता है, आप देखिए किसी भी साहित्य और समाज के बीच में किसी न किसी एक विशिष्ट आलोचक की भूमिका रही। अगर मान लीजिए उस आलोचक को अनुपस्थित कर दिया जाए तो शायद वो उस रूप में उपस्थित ना होता। यानी कामायनी ही, जब तक रामचंद्र शुक्ल थे, कामायनी कोई इतनी, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता, पूरे छायावाद को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन उसको खोलने वाले डॉक्टर नगेंद्र थे, और वो फिर एक स्थापित रचना बनती है और एक छायावाद की पूरी परंपरा हमारे सामने आती है। अगर मान लीजिए हमारे पास हजार प्रसाद द्विवेदी नहीं होते तो जो रचना का जो सोशल एंगल है, पहले हम लोग केवल रसवादी रूप में ही सारे, जिसको ऋषिकेश ने भी बताया अपने संवाद में
कि जो रसवादी, रसिक होना ठीक है, रसिक होना और रसज्ञ होना दोनों बातें बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन उसके जो समाज शास्त्रीय जो उसका सोशल एंगल है उसको भी पकड़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। एक रसिक और रसिक रसज्ञ तक भी पहुंच गया, लेकिन अगर मान लीजिए उसका सोशल एंगल नहीं पकड़ पाया उस रचना का, तो तब भी लगता है कुछ छूट गया। तो वो सोशल एंगल पकड़ने की जो कला है वो अजायब प्रसाद द्विवेदी ने हम लोगों को समझाई अपने समय में। तो इस तरह से विभिन्न समयों पर विभिन्न आलोचक हमारे सामने आते रहे और हमारे सामने वो नई नई अवधारणाएं लाते रहे। लेकिन वही मैं फिर पलट कर आता हूँ कि क्या वो अब है, अब हमारे सामने हम किसका नाम लें कि हाँ ये देखिए इन्होंने हमें ये दिया, कि इन्होंने हमें ये चीज समझने के लिए, एक प्रस्तुति समझने के लिए या एक स्क्रिप्ट, एक आलेख समझने के लिए हमें ये एक नई दृष्टि दी। उस नई दृष्टियों के लिए हम पश्चिम की ओर जाते हैं, हम विदेशी जो हमारे चिंतक हैं उनकी ओर जाते हैं, लेकिन अपनी परंपरा में जो है, जो जिनको हम चिंतक कहते हैं, उनके पास क्या है, वो जो हमें ये बताएं या दे सकें कि देखिए ये एक तरीका भी हो सकता है, हमारे पास ये एक मूल्य व्यवस्था भी है कि जिसके चलते हम एक आलेख को या एक प्रस्तुति को समझ सकते हैं, विभिन्न तरीकों से समझ सकते हैं। और उसको भी बात को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा ऋषिकेश सुलभ ने कि जो एक तो प्रस्तुति और दूसरी प्रस्तुति के बीच में जिस तरह का उन्होंने भेद किया वो भी अपनी जगह है। लेकिन मैंने एक और बात कही थी कि जो एक ग्राम्य परंपरा से जो चीजें आती हैं और एक जो शहरी परंपरा से चीजें आती हैं, मुझे लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई हैं। तो लेकिन ये अगर आप उनके अंडर करंट्स में जाएं, उन रचनाओं के अंडर करंट्स में जाएं, तो जो ह्यूमन सेंसिबिलिटीज हैं, जो मानवीय संवेदनाएं जिसको हम कहते हैं, वो गांव में और शहर में मुझे बहुत फर्क नहीं लगता। केवल उसकी अभिव्यक्ति के तरीके बदल जाते हैं, उसके जो उनके जिस तरह के उनके जो सिंबल्स आते हैं या उनके जो प्रतीक आते हैं या जो उनकी जो इमेजरी आती है वो बदल जाती है। लेकिन जो अंडर करंट्स हैं वो बहुत ज्यादा, या मनुष्य से मनुष्य के रिश्ते बहुत ज्यादा बदलते नहीं है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि जो शहर का आदमी है ये बड़ा सरलीकरण है, बड़ा अमानवीय होता है, और गांव का आदमी जो बड़ा संवेदनशील होता है। ये दोनों ही अवधारणाएं मुझे लगता है कि गलत हैं। कई बार इसके ठीक विपरीत होता है, विपरीत होता है। गांव का आदमी ज्यादा तो कुटिल निकलता है। यस तो ये सरलीकरण, जिस तरह से हम सरलीकृत तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये एक गलत तरीका है कि हम उसको चस्पा कर देते हैं कि ये शहर का है तो ऐसा ही होगा और गांव का है तो ऐसा ही होगा। ये तरीके गलत हैं। तो जो ह्यूमन सेंसिबिलिटीज हैं उनको पकड़ना, उनको समझना, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जाकर हम लोग मिल जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश भाई कि आपने बहुत अपने अनुभवों से, क्योंकि आपकी जो बातें जो अनुभव जनित बातें हैं, पढ़ी हुई तो होती हैं, बहुत सारी होती हैं, सबकी पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो आपके जीवन के अनुभव जुड़ जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और वो दरअसल वो परंपरा से प्राप्त आपका जो ट्रेडिशन, जो शिक्षा है, जो एक बौद्धिक समझ है, और उसके साथ जीवन से प्राप्त जो अनुभव है, ये कुल मिलाकर ही कुछ ना कुछ निकलता है। और वो आपने निकाला, बहुत खूबसूरती से निकाला। लेकिन प्रश्न अभी भी जिंदा है कि क्या हमारे पास कोई नए औजार हैं? ये प्रश्न अभी भी जिंदा है और ये मैं बार बार प्रश्न पूछता रहूंगा, हर सेशन में पूछता रहूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर मिल नहीं रहा है। और अब विनय उपाध्याय हमारे साथ हैं। विनय उपाध्याय आज भी वैसे ही नौजवान है जैसे गुवाहाटी में मुझे मिले थे और बहुत ही गंभीरता से बात करते हैं। ये बाकी इनका परिचय तो
दे चुके हैं रवि जी रंग संवाद। पता नहीं आजकल निकल रही है कि नहीं निकल रही रंग संवाद, मेरे पास तो नहीं आ रही, तो अब निकल रही हो तो मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपके जो सवाल हैं हाँ वो, क्योंकि ये आप रंग आलोचक ही रहे हैं। हाँ, मैं पता नहीं क्या रहा हूँ, मैं अभी अपने पर टिप्पणी नहीं 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 नहीं, करता। मैं बात कर रहा हूँ विनय जी की, विनय जी की बात कर अच्छा रहा हूँ। अच्छा 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 विनय जी अच्छा। क्योंकि रंग आलोचक हैं, हाँ ये नाटक को एक दूर से एक देखते हैं, मतलब नाटककार नहीं है, जो इनके थोड़े एक्सपीरियंस थे वो नाटककार के रूप में भी थे, जिस हिसाब से वो एक यातना से गुजरते थे हमारे सुलभ साहब। तो सुलभ अपना विनय जी की शायद अलग बात होगी। जो सवाल आपने रखे, मुझे लगता है कि वो नाटक को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं, नाटक के पीछे जो एक विवेक है उसको कैसे समझ कर अपने लेखनी का रूप देख के उसकी समीक्षा करते हैं या आलोचना करते हैं, उनका क्या एक एंगल होता है देखने का, एक रंग समीक्षक के तौर पे, रंग आलोचक के तौर पे। हम बात करेंगे अब विनय उपाध्याय जी से। विनय जी आइए। जी नमस्कार। ये इत्तेफाक है कि आज इस मंच पर आदरणीय प्रताप सहगल जी से इस तरह से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ऋषिकेश जी से भोपाल में मुलाकातें होती रही और रंगमंच की चौखट पर ही हम लोग मिलते रहे। और तनिजा जी, आपने आज एक पुल का काम किया है कि आज इन लोगों से मुझे मिलवाया है। और विमर्श का जो विषय है वो रंग आलोचना है, और जब रंग आलोचना की बात होती है तो रंगमंच की परंपराओं के साथ उसके अतीत, आज और भवितव्य को देखकर इन सारी चीजों को जोड़कर हम कहीं एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। रंग आलोचना को लेकर प्रताप सहगल जी ने एक अच्छी भूमिका बनाई और ऋषिकेश दुल्लभ जी ने बहुत ही व्यावहारिक बातें साझा की। और यदि मैं पहला वक्ता होता तो शायद वे तमाम आवाजें जो उभर कर इन दोनों वक्तव्यों में आई हैं वो शायद मेरी भी होती। इसलिए बहुत सारी बातें, तो जो बुनियादी बातें हैं, जो चिंताएं हैं, वो तो बहुत जुदा नहीं है, लगभग वैसी की वैसी हैं। लेकिन अपनी तरह से कुछ यदि मैं जोड़ना चाहूं तो मैं सबसे पहले तो इस सवाल के आसपास जाकर टिकता हूं कि रंग आलोचना की जरूरत हमें है क्यों, हमें उसकी जरूरत क्यों है, और क्या सचमुच उसकी जरूरत है आज रंगकर्मियों को या रंगकर्म को। हम अपनी विरासत को याद करते हैं तो बड़ा वैभवशाली परिदृश्य हमें दिखाई देता है। ये संस्कृत नाटकों की परंपरा से चलकर हम आज इस आधुनिक रंगमंच तक आते हुए एक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए अपने आप को देखते हैं। और भरत मुनि ने तो अपने नाट्य शास्त्र में कहा ही है कि जनस्य विजयम देहि दुर्जानांच पराजयम सर्वलोक शिवश्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम। तो दरअसल भरत मुनि ये आकांक्षा व्यक्त करते हैं, ये कामना व्यक्त करते हैं कि हे नाट्य देव, आप दुर्जनों को पराजय दें और सज्जनों को विजय दें, और इस तरह से हमारे नाट्य कर्म को आप समृद्ध करें। तो नाटक की जो मूल भावना है, जो आवाज है, वो लोक मंगल की है। लोक मंगल की प्रतिष्ठा ही दरअसल हमारे नाट्य कर्म की बुनियादी आकांक्षा है। अब हम देखें कि क्या हमारा रंगकर्म वहां से, यानी अतीत से चलकर सदियों से चलता हुआ आज जिस मुकाम पर आकर खड़ा है, क्या सच्चे अर्थों में इस श्लोक को, इस सूक्ति को चरितार्थ करता है, या इसके आवाज जिस तरह की छटपटाहटें हमें दिखाई देती हैं, क्या वे हमें लगता है कि अपनी सार्थकता को साबित कर पा रही हैं, सिद्ध कर पा रही हैं। और फिर ऐसे में मैं ऋषिकेश जी की बात के पास पहुंचूंगा कि क्या हमारा आज का रंगकर्म ऐसा है कि उसको सच्ची रंग आलोचना की दरकार है। बहुत कंजूस फिक्रें मुझे नजर आती। आज का रंग परिदृश्य जब मैं भोपाल में रहकर देखता हूँ, जहाँ पूरे देश के रंगकर्म को मंचित होते हुए मैंने भी देखा है, नए नए कलाकार उभर रहे हैं, नई नई प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं। और जिस तरह से एक गहमा गहमी का पूरा वातावरण, लगभग एक दशक को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आज भोपाल में, जब 1985-86 के आसपास में भोपाल की सरहद में आया था और यहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में मैंने कदम रखा था और अपनी इन थोड़ी सी कचरी आंखों से संस्कृति कर्म को देखना शुरू किया था, तब उस वक्त मैं देखता हूं तो भोपाल में बमुश्किल 10 संस्थाएं ऐसी थी जो कि रंगकर्म करती थी।
और 1982 में हम सब जानते हैं कि भारत भवन की स्थापना हुई और रंगमंडल की स्थापना हुई। उसके बाद निश्चित रूप से एक चिनगारी का काम जरूर किया, रंगमंडल स्थापित हुआ तो बहुत सारा शौकिया रंगकर्म भी उस समय परवान चढ़ा और आज भोपाल में 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े रंग समूह सक्रिय है। लेकिन उनकी सक्रियता कहां जाकर ठहरती है? क्या उन्होंने ठीक अर्थों में हमारी रंगमंच की परंपराओं को समझा है, देखा है? क्या उनका ठीक एक सार्थक संवाद रंगमंच को लेकर, रंगकर्म को लेकर अपनी अग्रज पीढ़ी से है? और वो अपने रंगकर्म को समृद्ध करने के लिए स्वयं कितना अध्यवसाय कर रहे हैं? इन तमाम चीजों को अगर हम देखकर और इनसे गुजरकर जब हम रंगमंच पर हो रही पूरी की पूरी कार्यवाहियों को देखते हैं तो हमें थोड़ी सी निराशा होती है। माफ कीजिएगा, क्योंकि अखबारों में भी लिखता रहा हूं और अखबारों में फौरी तौर पर भी लिखने की बात आई और गंभीरता से लिखने का, ठहर कर लिखने की बात भी आई। बहुत सारे उसके कारण हैं, कुछ व्यावसायिक कारण भी होते हैं उसके पीछे। जैसा कि ऋषिकेश जी ने कहा कि 8 बजे या 9 बजे की एक डेडलाइन होती है और आपको काम पूरा करना होता है। और उस अवधि तक अगर आपकी नाट्य सभा संपन्न हो गई तो ठीक है, वरना हम तो ये छूट भी पाते थे कि हम तत्काल नहीं लिखते थे, हमें अगले दिन संपादक छूट देते थे और हम लिखते थे। लेकिन खैर, ये बात एक अलग आयाम है बातचीत का। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आज हमारा रंगकर्म कितना गंभीर है। वो हमारी पुरानी परंपराओं को कितना आत्मसात करता हुआ आज अपने समय के रंगकर्म के साथ एक रचनात्मक संश्लेष करने में कितना सफल है। आज के रंगकर्मियों को अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनके पास जो रंगकर्म की बुनियादी समझ है, रंगकर्म के जो बुनियादी पाठ हैं, और जैसा कि ऋषिकेश जी ने कहा कि रंगमंच, रंगकर्म जो है या नाट्य जो है वो कलाओं का समुच्चय माना जाता है। आपने केवल एक स्क्रिप्ट उठाई और आपने उस स्क्रिप्ट को केवल मंच पर कुछ संवादों के जरिए और कुछ छोटे मोटे प्रयोगों के जरिए आपने उसको प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आपने हर आयाम को, हर कोण को क्या ठीक से जांचा परखा? आप हबीब तनवीर के यदि नाटकों को देखते हैं तो हबीब तनवीर अपने लिए छत्तीसगढ़ के नाचा कलाकारों को चुनकर लाते हैं और एडिनबरा फेस्टिवल तक जाते हैं और वहां पर भी वो एडिनबरा फेस्टिवल में चरण दास चोर, जो विजयदान देथा की कहानी पर आधारित नाटक है, हम सब जानते ही हैं, वो वहां पर प्रथम विजेता के रूप में चुना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर हबीब तनवीर दी विजयदान देथा की कहानी पर काम करते हुए एडिनबरा फेस्टिवल तक जाते हैं और वहां भी उस विश्व मंच पर अगर चरणदास चोर प्रथम विजेता के रूप में घोषित की जाती है तो हमें ये देखना होगा कि ये रंगकर्म करने की और किसी कहानी को मंच पर ले जाने की प्रक्रिया दरअसल होती क्या है, कहां से हबीब तनवीर निकल कर आते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। बहरहाल ये सारी की सारी चीजें मैं दरअसल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हमारा आज का रंगकर्म क्या इन सारी चीजों के साथ इतनी जद्दोजहद करते हुए इतनी गहराई में जाकर हमारी परंपराओं को ठीक से समझ पा रहा है? क्या वो रंगकर्म की पूरी असली प्रतिज्ञाओं को समझ पा रहा है? जब हमारा रंगकर्म का चेहरा ही ऐसा होगा तो हमारी रंग आलोचना का चेहरा भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रंग आलोचना की भी बनती है, और रंग आलोचक किस तरह से चीजों को देखते हैं, जिस तरह से हम रंगकर्मी से एक अपेक्षा करते हैं कि वो जीवन को और कलाओं को जब तक समग्रता में देखने की अपनी आंख पैनी नहीं करेगा तब तक वो अपने रंगकर्म को भी ठीक से नहीं कर पाएगा। मजाक नहीं है रंगकर्म। दिखाई भले ही देती है कोई प्रस्तुति आपको 2-2.5 घंटे में या 1-1.5 घंटे में की हो गई, आप ताली बजा के घर चले गए और आपने बाहर निकलकर एक जुमला कस दिया, अरे यार बहुत बेकार थी, या आपने कह दिया कि नहीं बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। लेकिन आप ठीक से उस रसायन को समझ पाए कि नहीं पाए? आप क्या अर्जित करके बाहर निकल के आ रहे हैं? आपका कितनी अंतरक्रिया आपकी उस मंच से आपकी हो पाई है? रंग आलोचक भी जब दर्शक की मानसिकता के साथ देखता है, जैसे रसक और रसिक की बात हुई, आप जब तक एक अच्छे रसिक नहीं हैं तब तक आप एक अच्छे रसक भी नहीं बन पाएंगे। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि हमारी रंगमंच की परंपराओं को ठीक से हमें जानने के पहले जीवन को ठीक से जानना बहुत जरूरी है। प्रताप सहगल जी कह रहे थे कि जो मानवीय संवेदनाओं की बात,
कि मानवीय संवेदनाएं अगर झरती हुई नहीं उसमें दिखाई दे रही हैं, और आप यदि उनको ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ठीक ढंग से उसके रंग आलोचना नहीं कर पाएंगे। क्या मानवीय संवेदनाओं के तार नाटक से दर्शक के बीच, आलोचक के बीच ठीक से जुड़ पा रहे हैं? क्या आप जीवन को कितना उथला देखते हैं और कितना गहरे में जाकर देखते हैं? जीवन से ही अगर आपका बहुत गहरा रिश्ता नहीं है व्यापकता में, तो आपका रंगकर्म से भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवन के प्रति हमारी दृष्टि कैसी आज रह गई? रंग आलोचक कितना गहरे में जीवन को देख रहा है? यदि वो जीवन को बहुत गहरे में जाकर उसकी जांच पड़ताल नहीं कर पा रहा है, उसका रिश्ता अगर जीवन से बहुत गहरा नहीं है, तो उसका नाटक से भी या रंग कर्म से भी उसका रिश्ता उतना गहरा नहीं हो पाएगा। मैं अक्सर उद्घोषणा को लेकर जब बात होती तो मैं कहता हूं कि आपके जीवन में अगर शब्द ठीक से नहीं बच पा रहा है, तो आपकी जुबान पर भी ठीक से नहीं आ पाएगा। तो जीवन में हमने इन तमाम चीजों को कितने गहरे से देखना चाहा है या कितना देख पा रहे हैं? अगर हम उतना गहराई से उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कलाओं को भी उतनी गहराई से नहीं देख पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज रंग आलोचक भी बहुत गहरे कलाबोध से उतना नहीं जुड़ पा रहा है, जबकि दरकार है, जरूरत है। यदि वो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आने वाली पीढ़ी को वो हमारे रंग कला के उतने अच्छे संस्कार या उतने अच्छे प्रभावों को और छापों को उन तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब मैं आप जो बातें ऋषिकेश जी ने भी उठाई और प्रताप सहगल जी ने भी उठाई कि प्रताप जी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाते रहे और हमारे नाट्य विद्यालय की बात भी की, और मैं अगर मध्य प्रदेश का संदर्भ लेकर कहूँ तो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य नाट्य विद्यालय भी है। देखिए कि हमारे पाठ्यक्रम में रंग समीक्षा की जगह कितनी है। मुझे लगता है कि शायद एक आध दो लेक्चर ऐसे हो सकते हैं कि ठीक है कि आप चूंकि रंगकर्म के पाठ पढ़ा रहे हैं तो आप किसी समीक्षक को बुला लें और एक या दो सत्र आप ऐसे आयोजित कर दें जिसमें कि आप फौरी तौर पर बोलकर चले जाते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि जिस तरह के कभी आपने आयोजन किए और उस आयोजन में आपने एक सत्र ऐसा जैसा तनेजा जी आपने आज आयोजित किया है, ऐसा आपने एक आयोजित कर लिया और आपने 1 या 1.5 घंटे में उस रंग आलोचना के सत्र को भी आपने संपन्न कर लिया या औपचारिकता के लिए कर लिया। क्या इतना काफी है रंग आलोचना को देखने और समझने को लेकर? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये नाकाफी। अब हम ये बात करें, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हमारे रंग कर्मियों को कितनी जरूरत है इसकी। जब हम ऐसी नाट्य आलोचनाओं से गुजर कर रंगकर्मियों को देखते हैं जिसमें कि यदि मान लो सच्चे अर्थों में या डूब कर किसी रंग आलोचक ने किसी नाटक के बारे में लिखा है, तो रंगकर्मी ने या नाट्य निर्देशक ने या अभिनेता ने उसको किस तरह से ग्रहण किया है, बस किस तरह से ग्रहण किया है, वहीं पर दरअसल ये सवाल उपजता है कि हमें सच्ची रंग आलोचना की कितनी जरूरत है। मैं बहुत सारी ऐसी प्रस्तुतियों का साक्षी हूं जिसमें कि यदि किसी एक सुविज्ञ कला आलोचक ने या रंग आलोचक ने उसकी समीक्षा लिखते हुए नाटक के कुछ ऐसे पक्षों को भी रेखांकित किया जो कमजोर थे। आप तारीफ लिखते हैं तब तक तो रंग आलोचक या वो कथित कला आलोचक आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उसने नकारात्मक पक्षों को या नाटक की कमियों को लिखा, हमारे रंग कर्मियों ने उसको कितने बड़े हृदय से, कितने खुले मन से उसको स्वीकार किया है। अखबार के दफ्तरों तक वो पहुंच गया है, संपादक तक पहुंच गया हमारा रंगकर्मी कि उसने ऐसा लिख दिया। कितनी समझ के साथ उसने लिखा है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर उसने समझ के साथ लिख दिया तो आप में उसको स्वीकार करने की कितनी ताकत है, यहां पर भी एक सवाल उपजता है। तो हमारे रंगकर्मियों ने नाट्य आलोचना को कितना खुले हृदय से ग्रहण किया है, उस परंपरा को पल्लवित मुझे लगता है कि इसको भी देखने, समझने और सोचने की दरकार है। अखबारों की बात करें तो निश्चित रूप से मैं ऋषिकेश जी से सहमत हूं कि अखबार में निश्चित रूप से ऐसे अधकचरे या ना समझ सांस्कृतिक रिपोर्टर भर्ती कर लिए जाते हैं जो कि न खुद समझते हैं कि वो क्यों आए हैं। वो कहते हैं हमें संपादक जी ने भेज दिया है, हमें भी नाटक समझ में नहीं आता, हम भी कारंत जी को ठीक से जानते नहीं है, हम भी इब्राहिम अलकाजी की परंपरा को ठीक से जानते नहीं है,
हबीब जी के नाटक तो हमने देखे ही नहीं है। उसकी उम्र कुल जमा 25-26 साल की होती है और उसको नाट्य समीक्षा के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ मुझे लगता है कि रंगकर्मियों का ये जिम्मा है कि वो अखबार के दफ्तर में जाए। मैंने कभी भी मेरे अपने अखबारी जीवन में नहीं देखा कि कभी भी रंगकर्मी या कलाकार कभी भी किसी भी तरह से इस तरह के सवालों को लेकर संपादक के पास गए, अखबार के दफ्तर में गए। आप अपने शिविरों में निश्चित रूप से रंग आलोचना को लेकर बात करते रहे, लेकिन कभी अखबार के दफ्तर में आप नहीं गए, आपने संपादक के पास जाकर इस तरह की अपनी कोई शंका कुशंका को लेकर आप नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि अगर हम उसको गंभीर मानते हैं, वाकई में हमें उसकी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह के प्रयासों को भी करना जरूरी है। जहां तक रंग आलोचना, अच्छी रंग आलोचना या रंग चिंतन के आसपास उभरती आवाजों को समेटने का सवाल है, वहां पर एक सार्थक भूमिका मैं कुछ हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिकाओं की देखता हूं। निश्चित रूप से हमारी जैसे रंग प्रसंग की हम बात करते हैं, निश्चित रूप से उसमें रंग चिंतन के आसपास उसमें बहुत सारे विमर्श ऐसे उभर कर आते रहे हैं, बहुत सारे साक्षात्कार ऐसे आते रहे हैं जिसमें बहुत सारे नए विमर्श मुझे लगता है कि हमारे रंग कर्म को लेकर उभर कर आते रहे। एक रंग संवाद पत्रिका ही हम निकालते हैं यहाँ सर, और रंग संवाद की पत्रिका जो है वो रंग कर्म के साथ साथ जो हमारी अन्य कलाएं हैं, जो रंगमंच में एक सहायक कलाओं की तरह शामिल होती है, उसके आसपास हम रंग संवाद पत्रिका निकालते। एक कोशिश है हमारी कि ठीक है, और इनका व्यावसायिक समीकरण इन पत्रिकाओं का क्या होता है आप सब जानते हैं कि बमुश्किल ये अपना पूरा का पूरा अर्थतंत्र बना पाती हैं और निकलती हैं। लेकिन ठीक है, कोई छटपटाहट है भीतर, कोई कसक है, ऐसा लगता है कि ये आवाजें जो अनसुनी हैं, हाशिए पर ठेल दी जाती हैं, उन आवाजों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। तो ऐसी पत्रिकाएं इस तरह की भूमिका निभाती रही हैं, उन पत्रिकाओं को साधुवाद। और उन पत्रिकाओं के बहुत सारे ऐसे बहुत ही माइलस्टोन अंक में देख पाता हूँ, बहुत सारे मैंने भी संजो कर रखे हैं कि जिसमें निश्चित रूप से हमारी रंग आलोचना की परंपरा को पोषित करने के लिए वो मददगार साबित हो सकती हैं। तो रंग आलोचना को इस तरह से सींचने के लिए, रंग आलोचना को ठीक ढंग से परवान चढ़ने के लिए एक मुझे लगता है कि एक सामूहिक रूप से प्रयत्न की जरूरत है। हम एकांगी रूप से चीजों को न देखें, सामूहिक रूप से चीजों को देखें, तो मुझे लगता है कि शायद हम ठीक से अपनी इस परंपरा को शायद बचा पाएंगे या उसको समृद्ध होता हुआ देख पाएंगे। सहगल जी ने कहा कि आज आलोचना के मानकों को लेकर बात की कि आलोचना के मानक कौन से ऐसे हों और किस तरह की क्या आलोचना को नए मानकों की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी प्रयोग धर्मिता रंगकर्म के आसपास बढ़ रही है, बदल रही है, अब आप देखिए कि कहाँ हम बड़े बड़े प्रेक्षागृहों में और बिल्कुल हाउसफुल सभागारों को के बीच में नाटकों को देखते आ रहे हैं। जिस महामारी के संत्रास से हम सब गुजर रहे हैं, वहां निश्चित रूप से रंगकर्म का एक बिल्कुल निहायत नया चेहरा हमारे सामने आ रहा है। छतों पर 15-15, 20-20 लोगों के बीच में अब रंगकर्म की दरकार हो गई। बड़े बड़े प्रेक्षागृहों में कब हम पहुंचेंगे, कब वो वक्त आएगा और कब दर्शक जो है वो सारे तटबंध तोड़कर इन सभागारों में पहुंचेगा और हम मंच और दर्शक के बीच में एक अलग तरह से ऊर्जा से भरकर नाटक को कर पाएंगे और नाटक को दर्शक देख पाएगा। अभी इस सवाल का जवाब बहुत जल्दबाजी में हम नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से इस महामारी के दौरान रंगकर्म को लेकर चिंताएं आसपास उभर रही हैं और जिस तरह से रंगकर्म का नया चेहरा हम देख पाएंगे, मुझे लगता है कि वहां पर नाट्य आलोचना के पुराने हमारे पैमाने जो हैं, पुराने जो मूल्यांकन के हमारे आधार हैं, मुझे लगता है कि शायद उससे हमें कहीं कुछ अलग एक नए पैमाने के आधार पर रंगकर्म को देखने की भी शायद मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी। और हमें देखना होगा कि हम उन आधारों पर अब नाटकों को देखना शुरू करें और दर्शक किस तरह से उनको देख पा रहा है, कैसा रिसीव कर पा रहा है, और रंगकर्मी भी जो सैकड़ों और हजारों की तादाद में सभागार में दर्शकों को देखकर अपने नाटक के लिए अलग ऊर्जा अर्जित करता रहा, वो क्या 10, 15, 20, 25, 50 और 100 दर्शकों के बीच में अर्जित कर पाएगा? और क्या वो प्रस्तुति उसकी उस तरह से प्रभावित होगी? मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को देखकर हमारी रंग आलोचना भी अपने पैमाने तय करेगी। मुझे लगता है कि क्योंकि ऋषिकेश जी ने बहुत सारी बातें कह दी, प्रताप जी ने भी कम में कह दी,
मैं यदि थोड़ा सा भी कुछ जोड़ पाया हूँ तो शायद मेरे वक्तव्य की सार्थकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। आपका एक अलग एंगल हमारे सामने आया, एक समीक्षक का, जो आप दूर से देखकर नाटक को देखें। आप नाटक की तैयारी का हिस्सा नहीं होते, आप जो रिहर्सल के दौरान हमारा नाटक तैयार उसका हिस्सा नहीं होते, लेकिन 2-2.5 घंटे के बीच में जो भी आप नाटक को देख पाते हैं, जो समझ पाते हैं, और एक समीक्षक के तौर पे जो आप, उसकी समस्याएं भी हैं आपने बताया, लेकिन उसकी भूमिका जरूरत है, इस पे भी आपने रेखांकित किया। एक नए एंगल से आपने बात को रखा। अब मैं इस पूरे सेमिनार को हम ओपन कर रहे हैं। हमारे साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला मैं डॉक्टर प्रताप सहगल और डॉक्टर रविंद्र कुमार, इन दोनों को ही आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे आज के वक्ताओं से आज के संदर्भ में जो सवाल उठे हैं, जो सवाल उन्होंने रखे हैं, जो नई बातें कही हैं, के बीच में कई सवाल उठे हैं, तो उस पर अपनी बात करें। डॉक्टर देवेंद्र जी और डॉक्टर प्रताप सहगल जी, ये मंच अब आपके है, दोनों के हाथ में ओपन मंच है। ऑडियंस चाहे तो सवाल कर सकती है, अपना हाथ खड़ा करें। हाँ जी, पहले डॉक्टर देवेंद्र जी को बोला। हाँ, डॉक्टर देवेंद्र जी। मैं जैसे सुन रहा था, दोनों ही वक्ताओं ने बहुत अच्छी व्याख्या की है अपने अपने एंगल से। जैसे विनय उपाध्याय जी ने जो बात की है कि कभी कभी ऐसा बन जाता है कि जो रंगकर्मी होते हैं, अभिनेता है, निर्देशक है, उनकी सहमति नहीं बन पाती है रंगालोचक के साथ, वो एक रस नहीं हो पाते हैं। जब ऐसे बोलो कि उनके बीच में कुछ अंतर विरोध भी रह जाता है, तो क्या दर्शक की कोई भूमिका हो सकती है ऐसे मामले में? दर्शक हमारा जो थिएटर का है वो इतना अवेयर्ड है, वो क्या सोचता है? एक तो रंगालोचक सोचता है और एक जो दर्शक है, क्यों दर्शक ने वो पेशकारी देखी हुई होती है और रंगालोचक ने भी वो पेशकारी देखी होती है। क्या हमारा जो थिएटर का दर्शक है, आप मानते हो कि उसकी जो राय होगी वो उसका कोई ऐसा कोई हो, इन दोनों के अंतर के विरोध में वो फैसला दे सकते हो? कोई दर्शक की कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है कभी भी थिएटर में, दर्शक की कोई ट्रेनिंग नहीं, जबकि दर्शक थिएटर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, तो उसकी भूमिका क्या रह सकती है? देखिए, रंग आलोचक और रंगकर्मी के बीच में जो टकराहट है या जो सहमति और असहमति की बात थी, वहां से शायद आपका ये सवाल उपजा है कि दर्शक की भी अपनी कोई राय हो सकती है। निश्चित रूप से दर्शक अपने साथ एक अलग एहसास, एक अलग आनंद लेकर घर लौटता है। दर्शक स्वतंत्र होता है अपनी तरह से। हर दर्शक की मानसिकता उस नाटक को देखने की अलग होती है। एक पावर होता है, किसी को रंग संगीत उस नाटक का बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को अभिनय पक्ष अच्छा लग सकता है, किसी को नाटक का संदेश, जो बहुत सारी कमजोरियों के बावजूद नाटक की स्क्रिप्ट पर वो ज्यादा फोकस कर सकता है। ये निर्भर करता है कि दर्शक की अपनी चेतना उस वक्त क्या काम कर रही है। देखिए, भावक का संसार जो होता है ना, जो दर्शक का, रसिक की बात हम जिसको करते हैं, जब हम संगीत की, अक्सर हम संगीत को लेकर जब इस रसिकता की बात करते हैं, तो देवेंद्र जी ये बात आती है कि हर व्यक्ति संगीत को अपनी तरह से समझता है, अपनी तरह से रिसीव करता है। कौन सा सुर जाकर उसकी चेतना को, उसकी रूह को कैसा जाकर छूता है और उसके भीतर उस वक्त क्या रसायन पैदा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो रसिक जानता है, श्रोता जानता है। इसी तरह से नाटक को देखकर लौटता हुआ दर्शक अपने भीतर क्या इंप्रेशंस लेकर बाहर निकलता है, यह दर्शक की अपनी बात होती है। लेकिन रंग आलोचक, रंगकर्मी या नाटक और दर्शक के बीच में एक पुल का काम करता है। वो बहुत सारे उन कोनों को छूता है अपनी लेखनी में, या छूना चाहिए उसको, कि शायद दर्शक के भीतर यदि कोई बात ठहर गई हो, या दर्शक की दो आंखें उस तीसरी आंख से नहीं देख पाई, जो तीसरी आंख को जागृत करके एक रंग आलोचक नाटक को देखता है।
वो जो उसकी जो उस वक्त उसकी जो चेतना, उसकी प्रज्ञा, उसकी ऊर्जा काम करती है, जो चल रहे नाटक में से बहुत सारी आवाजों को पकड़ पाता है रंगालोचक, क्योंकि वो एक परंपरा से प्रशिक्षित होकर माना जाता है कि वो आया है, वो बहुत सारी छापों के साथ आया है, बहुत सारे संस्कारों को और प्रस्तुतियों को देखता हुआ यहाँ तक आया है। इसलिए वो दर्शक के भीतर अगले दिन जब वो उसकी समीक्षा पढ़े या उसकी आलोचना पढ़े, तब उसको लगे कि हाँ, ये कितना अच्छा दृश्य था, लेकिन इस दृश्य में ये भी एक खूबसूरती थी जो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन रंग आलोचक ने इसको दिखाया। ये जो इजाफा करता है उसकी समझदारी में, ये रंग आलोचक करता है। लेकिन सहमति और असहमति का पूरा अधिकार उस दर्शक के पास भी है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी रंग आलोचना से सहमत हो जाए, और यहीं पर दरअसल एक विमर्श का नया आयाम पैदा होता है, और यही तो टकराहटें हैं, और यही तो उद्वेलन है जो कि हमारा नाटक पैदा करता है। सहमति के साथ असहमत होना किसी भी चीज से नई चिंगारी को पैदा करता है। इसलिए असहमति हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दर्शक भी असहमत हो सकता है, दर्शक सहमत हो सकता है, और दर्शक भी एक मासूम आलोचक बनकर अपनी तरह से नाटक को जांच परख सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दर्शक को ये छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि नाटक एक लोकतांत्रिक विधा है। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी विनय जी, जी जी, स्वागत। इजाजत है? सर प्लीज। ऐसा है कि ये जब दर्शक का सवाल आता है ना, इसके साथ हमारे साथ क्या समस्या, जो साहित्य है, मान लीजिए कोई उपन्यास, कविता, कहानी, कुछ भी जो हम लिखते हैं और वो पाठक तक पहुंचता है, तो एक लेखक के नाते मुझे लगता है मेरा जो पाठक है वो अलक्षित है, मैं नहीं जानता उसको। वो पढ़ता है, पढ़ के उसके मन में क्या भाव आते हैं। बहुत कम पाठक ऐसे होते हैं जो पत्र लिखते होंगे या उठा के फोन करते हैं और अपनी वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं, ज्यादातर पता नहीं लगता। तो यानी साहित्य का अधिकतर पाठक अलक्षित होता है। लेकिन इसके विपरीत जो रंगमंच है, जब वो नाटक अभिनीत हो रहा है, तो उसका जो दर्शक है वो लक्षित है, वो हमें दिख रहा है, और जब वो दिख रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो ताली बजाता है, और अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो वो कसमसाता है, और कई बार बीच में वो प्रस्तुति को छोड़कर वो चला भी जाता है। जी, बना खासता रहता वो चला, तो ये उसकी सबसे बड़ी टिप्पणी होती है, उसका चला जाना ये सबसे बड़ी टिप्पणी है। इक्का दुक्का जाए तो हो सकता है किसी और कारण से गया हो, इसको इमरजेंसी आ गई हो, लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा दर्शक निकलने लगते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ तादाद में नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो लक्षित दर्शक है और जो अलक्षित पाठक है, इन दोनों में भेद तो करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो रंगमंच की प्रतिक्रिया वो तुरंत मिलती है। जो देवेंद्र जी ने सवाल उठाया, बहुत गंभीर सवाल है और मुझे लगता है महत्वपूर्ण सवाल है, और उसकी प्रतिक्रिया में तुरंत मिलती है, हमें पता चलता है कि ये दर्शक तक वो चीजें कन्वे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। और वो जो प्रतिक्रिया वो अपने अपने महत्वपूर्ण होते हैं। वो मानदंड नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि मैं इसका मूल्यांकन करूंगा, लेकिन वो एक रसिक के रूप में, एक जान अपने जो उसके अनुभव हैं, उन अनुभवों से वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा लगता है वो, और उसके साथ। लेकिन अब फिर इसका बड़े और सवाल भी जुड़े हुए हैं कि किस स्तर की प्रस्तुति, किस स्तर के दर्शक, और कौन से दर्शक को क्या चीज पसंद आती है, कौन से वर्ग के दर्शक को क्या चीज पसंद आती है। ये बहुत विशद प्रश्न है, इस पर शायद हम बहुत समेट ना पाए इतनी छोटी सी चर्चा में। लेकिन ये बात जरूर है कि जो उन्होंने प्रश्न उठाया कि दर्शक की प्रतिक्रिया तो तुरंत मिलती है, और मुझे लगता है वो ही दर्शक की सबसे बड़ी भूमिका है, जिससे हमें पता कि भाई ये कहाँ पहुंच रहे हैं। जी प्रताप जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, आपने ही कहा अपनी बात को कहते हुए कि दर्शक जो है वो कैसे हैं,
कहाँ के हैं, ये जांचना और ये देखना बहुत जरूरी है किसी भी प्रस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए। मैं आपको उदाहरण दूं कि बहुत सारी प्रस्तुतियां जिन्हें मैंने भोपाल और दिल्ली में देखा, उसको जब मैं किसी कस्बे में जाकर मंचित होता देखता हूं तो वहां पर दर्शक एक अलग किस्म की प्रतिक्रिया देते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ दर्शक अलग देता है और भोपाल में बैठा हुआ उसके प्रति अपनी रिएक्शन अलग देता है। ये समस्या है। यस जी, यस, तो समस्या नहीं इसलिए सर, ये मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये समस्या ये कहाँ से? ये तो नहीं है। नहीं, मैं सुनिए सुनिए, मैं इसको अलग तरह से देखता हूँ। मैं इसको चुनौती मानता हूँ, मैं इसको मंचन की चुनौती मानता हूँ निर्देशक के लिए, निर्देशक के लिए, कि हम्म। आप अगर इस प्रस्तुति को छोटे से कस्बे में जाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे नट सम्राट, मैं नट सम्राट को देखता हूँ कि नट सम्राट को जब मैंने भोपाल में मंचित होते हुए देखा तब दर्शक अलग किस्म की रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन उसको जब मैंने शाहजहांपुर में या उसको खंडवा में मंचित होते हुए देखा तो वहां पर दर्शकों की रिएक्शन अलग थी। वहां पर कौन सी चीज को लेकर दर्शक ज्यादा प्रभावित हुआ और भोपाल में कौन सी चीज को लेकर दर्शक की प्रतिक्रिया क्या थी, ये निश्चित रूप से दो अलग बात है। क्योंकि भोपाल का जो रंग दर्शक है वो प्रशिक्षित दर्शक है, उसने सैकड़ों प्रस्तुतियां छोटे बड़े निर्देशकों की देखी है, लेकिन खंडवा का जो दर्शक है वो ऐसी बहुत सारी प्रस्तुतियों को देखकर प्रशिक्षित नहीं हुआ है, इसलिए उसने जो नाटक को देखा और उसकी रिएक्शन दी वो अलग थी। ठीक है, नहीं, विनय जी इस बात से मैं सहमत हूँ आपके। एक निर्देशक के तौर पे मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि मैं नाटक लेके कहाँ जा रहा हूँ। क्या मेरा नाटक दिल्ली में है, या दिल्ली में अगर है तो मंडी हाउस में है, या फिर जहाँ मैं रह रहा हूँ उस एरिया में है। मैं नाटक लेके गया जा रहा हूँ या नाटक लेके मैं पंजाब जा रहा हूँ, तो मेरे सामने एक उद्देश्य होता है कि मैं किस तरह के लक्षित ऑडियंस के सामने मैं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरी निर्देशन के अंदर कुछ चेंजेस आती हों इस हिसाब को लेकर भी, कि मुझे कहाँ लाउड होना है, कहाँ पर मुझे आराम से बात करनी है, कहाँ पर मुझे म्यूजिक, ये मैं एक निर्देशक के ऊपर भी है काफी कुछ। तो एक निर्देशक को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि वो किस ऑडियंस के लिए। मैं अगर मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर नाटक लेके जा रहा हूँ, मुझे मालूम है वहाँ की मानसिकता क्या है, मैं वो नाटक वहाँ उस हिसाब से लेकर जाऊंगा कि मुझे वहाँ की मानसिकता, कैदियों की मानसिकता को भी समझना होगा। ये हो सकता है कि एक नाटक अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो वो नाटक अगर स्टूडेंट के सामने पेश होता है तो उसकी प्रतिक्रिया मुझे कुछ और मिलती है, लेकिन वही नाटक जब मैं उस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के सामने लेके जाता हूँ तो उनकी प्रतिक्रिया मुझे कुछ और नजर आती है। तो एक दर्शक, हर दर्शक के सामने नाटक अपने रूप बदलता है, नाटक अलग हो जाता है। अब मैं आ रहा हूँ, अब कुछ सवाल अगर हमारे पास सुलभ साहब से हों तो मैं देवेंद्र जी और प्रताप सहगल और तमाम ऑडियंस जो अगर सवाल करना चाहती है तो वो कर सकती है। हाँ जी सर, कुछ सुलभ साहब से सवाल है आपका देवेंद्र जी? मैं ऐसे थोड़ा मान रहा हूँ या सोच रहा हूँ कि एक निर्देशक तो 500-600 दर्शकों को एक बार दिखा देता है प्ले, और उन्होंने प्रोडक्शन कर ली, चलो मान लो 1000-2000 को दिखा दिया। अगर जो रंग समीक्षक है, जो रंग आलोचक है, वो जब उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उन लोगों के पास जाती है जिन्होंने नाटक देखा नहीं होता है। अगर हमारे रंग समीक्षक या रंग आलोचक हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की है, तो हमारी जो हिस्ट्री बन रही है, रंग इतिहास बन रहा है, वो कैसा बनेगा? कैसे समझेंगे कि जो रंग पेशकारियां हुई हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसी हो गई है जिनको दूसरे लोगों ने पढ़ा है, पाठकों ने पढ़ा है, वो उनसे इमेजिन करते हैं कि कैसा हमारा रंग परिदृश्य कैसा रहा होगा। सो ये मुझे लगता है कि जो रंग आलोचक जो लाइसेंस्ड है और जो रंग आलोचक जो ट्रेंड है, ये थिएटर इसको कैसे देख रहा है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इन लोगों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुलभ साहब। असल में बहुत आवाज मिल रही है मेरी ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं आप तमाम बातें सुनते हुए बहुत संकट से गुजर रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी रंग आलोचक या रंग समीक्षक का काम सहमति और असहमति का चक्कर नहीं है। रंग कर्मियों के साथ, नाट्य दल के साथ उसकी सहमति बनती है कि नहीं बनती है,
वो कितना असहमत होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी दोनों का काम स्वतंत्र है, अलग अलग है। रंग आलोचना का काम वही नहीं है जो एक निर्देशक या एक अभिनेता या एक नाटककार का काम है। यह उसका अपना काम है, स्वतंत्र काम है, उसकी अपनी स्वतंत्र चिंता है। यह जो आविष्कृत हो रहा है रंगमंच पर, जो बन रहा है, निर्मित हो रहा है रंगमंच पर, उसका आप अपने लेखन में पुनराविष्कार करते हैं। और जब आप अपने लेखन और यह भी चिंता मुझे लगता है कि कुछ अजीब सी मुझे लगेगी कि जो इतिहास बन रहा है वो इतिहास मेरा ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं, तो आप काल पात्र गड़वा दीजिए कि आपने क्या क्या किया। अब क्यों इसकी चिंता में है कि आप इतिहास में, अपने ही समय में आप इस चिंता में हैं कि आप इतिहास में दर्ज हो रहे हैं कि नहीं। और विधा कौन सी आपने चुनी है? एक नश्वर विधा जो अभी मंच पर घटित हुई और मर गई। रंग मंच क्या है? अभी प्रदर्शन खत्म हुआ और वो नष्ट हो गया, मर गया, और इसी नश्वरता में उसकी अमरता का रहस्य छिपा हुआ है। और इसके लिए आप क्यों किसी रंग समीक्षक के भरोसे रहिएगा? आपने जो विधा ही ऐसी चुनी है कि जिसको हर पल मरना है, फिर इतिहास में दर्ज होने की ऐसी बेकरी क्यों? और फिर आप जिस पर निर्भर कर रहे हैं, फिर तो आपको उससे संबंध, उसको भ्रष्ट कीजिए, आप उसको घूस दीजिए, आपकी प्रशंसा लिखे। दोनों का काम अलग अलग है। रंगकर्म करना एक अलग काम है, रंगालोचना एक अलग काम है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन स्वतंत्र है। इसकी फिक्र रंग आलोचक को नहीं करनी चाहिए कि कौन अखबार के दफ्तर चला गया, कहां। अगर आप आलोचक हैं तो मत लिखिए अखबार में, कोई जरूरी है। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि यह एक पूरा का पूरा परिदृश्य बनता है, उसमें भी रंग समीक्षक शामिल होता है। और यह परिदृश्य तभी बनेगा, मुकम्मल होगा तभी बनेगा जब हम एक दूसरे से जुड़े रहें। हम अगर जुड़े नहीं रहते, हम एक दूसरे से स्वतंत्र हैं अपने अपने काम को लेकर के। दर्शक को जरूरी नहीं है कि एक नाटक आपका देख गया तो कल फिर आपको देखने आए, उसको पसंद आएगा तो दूसरा काम देखने आएगा। तो वो दर्शक को ट्रेंड करे रंग समीक्षक, यह भी काम नहीं है। लोकप्रियता का चक्कर ऐसा होता है कि बहुत सारा घटिया चीजें हैं जिसको दर्शक मांगने लगता है। इसको हमारे पंजाबी रंगमंच ने भी एक समय में भोगा है, बंगला के रंगमंच ने भोगा है इस पीड़ा को, कि दर्शक की पसंद और दर्शक की मांग की फिक्र क्यों करेगा कोई रंग समीक्षक। अगर हम सिर्फ उसकी फिक्र करेंगे और उसके हिसाब से उसको मनोरंजन देने चलेंगे, हम दर्शक के जीवन की फिक्र करेंगे, लेकिन तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास जीवन का विवेक होगा। ये बेहद जरूरी है। तो ये बहुत उलझा हुआ मामला है, ये इसको हम बहुत तत्काल जो है सो अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक पर्यावरण बनाएं, एक वातावरण हो जिसको आप रंग वातावरण, नाट्य वातावरण आप कह सकें। उसमें एक समीक्षक भी हो, वो भी पालित पोषित हो, वो भी विकसित हो, वह भी अपने को ग्रूम करे, रोज उसका भी विकास हो, आपका भी हो। आप एक दूसरे से टकराएं, सहमतियां बने, असहमतियां बने, उन असहमतियों से, उन अंतर्द्वंदों से जो सच सामने आए वह सच हमारा पाठ बने, हमारा विवेक बने। वातावरण बनाने की जरूरत है। यह वातावरण जब बनता है तो खुद ब खुद उसका साहित्य बनने लगता है, उसका इतिहास बनने लगता है, उसको फिर कोई रोक नहीं पाता है। हमारा संकट ये है, पूरे भारत का ये संकट है, विभिन्न भारतीय भाषाओं का ये संकट है। मुझे थोड़ा बहुत अवसर मिला है दूसरी भाषाओं, दक्षिण में भी काम देखने का, लगातार यात्राएं कर करके पिछले 15-20 सालों में मैंने बहुत यात्राएं की। तो हर जगह ये संकट अब पैदा हो रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा रंगकर्मी, हमारा रंग समाज, जो हमारा बेहतर समाज है,
उससे एक रिश्ता बनाए। हम वायवी हो गए हैं। हम 3 साल किसी या 1 साल किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलते हैं और हम अंगूठे पर चलने लगते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में उसको टेंगुरा पर चलना कहते हैं, टो पर, ऐसे 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 ऐसे। हमको अपने जीवन, अपने समय और अपने समाज की पहचान अपने लिए पहले अर्जित करनी होगी, रंग कर्म करना होगा। फिर हमको नाटककार भी मिलेंगे, हमको रंग समीक्षक भी मिलेंगे। हमने आजादी के बाद ईमानदारी से ये कोशिश नहीं की। हमने आजादी के बाद ग्रांट की फिक्र की। बहुत गिने चुने रंगकर्मी हैं जिन्होंने मैं आपको ऐसी बड़े नामों की प्रस्तुतियां बता सकता हूं जिसमें 5 दर्शक नहीं बच गए थे अंत में। अब आप सोचिए, तो ये है, हमने अपना ये पूरा पर्यावरण अपने नष्ट किया है। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें एक दूसरे के प्रति भरोसा हो, एक दूसरे की जो प्रतिभा है, उसका जो ज्ञान है, जो एक दूसरे का जो अध्ययन है, वो एक दूसरे के काम आए। आप बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, जो नाटकों पर जो भूले बिसरे जो सेमिनार होते हैं कभी कभार, उसमें कितने रंगकर्मी बोलते हैं। वे इसकी जरूरत नहीं महसूस करते। वे कहते हैं कि ये कौन सुनने जाए, हम प्रैक्टिशनर हैं। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान की जो विविध सरणियां हैं, उन सरणियों में हमको आवाजाही करनी होगी। अगर हमको बढ़िया रंग कर्म करना है, अच्छा रंग कर्म करना है, और हमारा रंग कर्म अगर हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो विविध सरणियां हैं उनमें हमारा आना जाना हो। ये बेहद जरूरी है। और रंग समीक्षक भी उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है। वह सब कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उसके मुख से जो भी निकले, वह भी सीखता है प्रस्तुतियों से। वह भी लज्जित होता होगा घर में अगर गलत लिख करके और गलत व्याख्या करके या गलत विश्लेषण करता है, और दर्शक कोई जब आकर उसके सामने उसको चुनौती देता है उसके पाठ को। तो ऐसा नहीं है, उसको भी सीखना होगा, दर्शक को भी सीखना होगा, हम सबको सीखना होगा। और रंग कर्म निरंतर सीखते जाने की कला है। मुझे लगता है कि बिना आमने सामने हुए आस पास होकर के चलना ज्यादा बेहतर होता है, और ये जरूरी है रंग कर्म के विकास के लिए बेहद जरूरी है। शुक्रिया विलभ साहब। अब हम समय के नजदीक पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारा समय 10:30 था, लेकिन वार्ता इतनी अच्छी चल रही थी कि हम लोग उसको आगे बढ़ा 11 बजे तक हम लोग ले आए हैं। और इसके लिए मैं क्या सर, डॉक्टर साहब इसको समाप्त करें आप प्लीज। डॉक्टर साहब प्रताप सहगल जी, इसको समाप्त की भूमिका में ले आए तो इसको समाप्त कर। हाँ सुलभ साहब, ऐसे डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी ने प्रश्न इसलिए किया था क्योंकि वो कॉलेज में प्राध्यापक हैं और नाटक ही पढ़ाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि बहुत हेल्पफुल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए भी। जब वो उसकी समीक्षा पढ़ते हैं, उस नाटक की समीक्षा पढ़ते हैं, आलोचक की जो समीक्षा होती है उसको पढ़ते हैं, तो समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर समीक्षक ने कोई चाटुकारिता की है और कुछ किया है, तो वो स्टूडेंट्स को कितना लाभान्वित होगा, स्टूडेंट कितना उससे ले पाएगा। उनका सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि वो टीचर के नाते भी अपने आप को देख रहे हैं। बहुत छोटा सा हस्तक्षेप करूंगा मैं। मुझे याद है, मैं व्यवहारिक बातें करूंगा। पटियाला वो पंजाबी विश्वविद्यालय में मैं बता रहा था, अभी पहले मैंने आपको बताया कि मैं गया हुआ था वहां नाटक कुछ देखने को। विद्यार्थियों से भरा रहता था, पूरा सभागार पैक रहता था। और जब हम नाटक की आलोचना करते थे या नाटक का विश्लेषण करते थे, तो
तो पहले दिन तो किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये विद्यार्थी कितना जानते हैं, कैसे होंगे। लेकिन उसके बाद जब विद्यार्थियों के प्रश्न आने शुरू हुए तो ये लगा कि वे चुनौती पेश कर रहे हैं हमारे सामने। हम जरा भी बेईमान हुए, या बेईमानी तो छोड़ दीजिए, हम जरा भी हमसे चूक हुई अगर, तो ये छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हमारे विद्यार्थियों या हमारे दर्शकों, उनका भी अपना एक, मैंने कहा था कि उनकी भी अपनी जीवन दृष्टि है ना। उसी मैं बार बार जीवन दृष्टि और जीवनानुभव की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सहगल ने जीवनानुभव की बात शुरू की थी, और वह बात मैं बार बार इसीलिए मैं इसी दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि कुछ भी, चाहे वह रंग कर्म हो या रंग समीक्षा हो, अगर आपके पास जीवन दृष्टि नहीं है तो आप उसको नहीं रच पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन रंग कर्मियों को डॉक्टर देवेंद्र जी की चिंता सही हो सकती है, वो शिक्षक हैं तो उनकी अपनी शिक्षक की चिंता हो सकती है, क्योंकि माफ कीजिएगा, नष्ट भी शिक्षकों ने ही किया है। आलोचना को, चाहे वो साहित्य की आलोचना हो, रंगमंच की आलोचना, उसको नष्ट भी शिक्षकों ने ही किया है, इसलिए उसकी चिंता शिक्षकों को ही करनी है। लेकिन इसकी चिंता किसी रंगकर्मी को नहीं करनी चाहिए कि उसका इतिहास बन रहा है कि नहीं। उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक नश्वर विधा का कलाकार है, जिसको रोज जन्मना और मरना है, ऐसी विधा के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसको बहुत साहसी होना चाहिए, अपने इतिहास की फिक्र उसको नहीं करनी चाहिए, मेरी समझ से। चलिए, हाँ जी सहगल साहब, इसको समाप्त करें। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। जो ऋषिकेश कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो देवेंद्र जी कह रहे हैं वो भी सही है। वो सही क्यों है? क्योंकि मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, और जब हमें पढ़ाना होता है तो हम कहाँ किन चीजों पर डिपेंड करते हैं? हम, हमारे सामने तो वर्तमान है, लेकिन जब हम अतीत में झांकते हैं, इतिहास में झांकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किताबों के पास ही जाएंगे ना, या हमसे जो सीनियर हैं उन लोगों के पास जाएंगे, या किताबों के पास जाएंगे, या जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हैं चीजें, अब तो फिल्में भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, वहाँ जाएंगे। तो अगर आपको वो चीजें वहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं तो कई बार जो है हिस्ट्री डिस्टॉर्ट भी होती है। तो ये डिस्टॉर्ट करने में मैं आप ऋषिकेश की बात से 100% सहमत हूँ कि इसमें 98% कहूँगा शिक्षक जो है जिम्मेदार हैं, लेकिन 2% शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिमान गढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही और वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, और वो महत्वपूर्ण है जिन्होंने कुछ दिया है। बिल्कुल, तो मैं ये एक पूरी विनम्रता से आपकी बात स्वीकार करता हूं। तो ये बात एक सही है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। चाहे नश्वर तो सबके लिए, वो जो आप कर रहे हैं वो नश्वर है, कोई एक, अगर एक नश्वर जो है वो तो डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं हो रहा, दूसरे नश्वर का हो रहा है, या तीसरे नश्वर का नहीं हो रहा, चौथे का हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ है ना। नश्वर तो सब है, लेकिन 2 का हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, तो ये जो बेईमानियां हैं डॉक्यूमेंटेशन में भी और हैं, लेकिन उसकी सेविंग ग्रेस ये है कि मुझे लगता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, XYZ, आप कर रहे हैं या XYZ कोई भी कर रहा है, रवि कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, अगर उसको A नहीं देख रहा है तो B हो सकता है देख रहा हो, A भी नहीं देख रहा तो हो सकता है C देख रहा हो। कहीं ना कहीं चीजें दर्ज होती हैं, लेकिन वो दर्ज कहाँ होती हैं, बहुत बार वो कई बार उनको महत्वहीन मान लेते हैं जहाँ दर्ज होती हैं। हम उनको मानते हैं कि यहाँ उसको महत्व नहीं है, जो हमारे हम तक पहुँचती ही नहीं है, लेकिन दर्ज जरूर होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला, इसको हमें हल्के में नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पोस्टेरिटी के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए, हमारे लिए हम नहीं परवाह करते, ठीक है, आप नहीं करते, मैं भी नहीं करता, नहीं करते, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं ये परवाह उनको करना चाहिए कि वो इतिहास को दर्ज करने में बेईमानी ना करें। ये सावधानी जरूरी है, बेईमानी ना करें, अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं,
लेकिन दर्ज ही ना करें, नहीं, ये तो बिल्कुल ये सही कहा। जो है बेईमानियां हैं। इन बेईमानियों पर जरूर बिल्कुल बिल्कुल। अंगुली रखनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में उसकी दिक्कतें सामने आती हैं। और जो पढ़ाने वाले हैं वो फिर, क्योंकि उनके पास जो उपलब्ध है वो गलत निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, वो जो निष्कर्ष निकालते हैं वो गलत हो जाते हैं जब तक कि कोई नए फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आते। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आपकी ऋषिकेश भाई, आपकी बात सही होते हुए भी देवेंद्र जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, मेरा ख्याल आप दोनों वक्ताओं का, मैं डॉक्टर प्रताप सहगल से ही कहूँगा और डॉक्टर देवेंद्र सिंह, दोनों का आप शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को हम लोग अंजाम तक तो ये तो हम सबका प्रोग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब मेरे अपने हैं, किसका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल औपचारिक होने की इनका जरूरत शुक्रिया अदा मेरा अपना औपचारिकता ही वाली बात शुक्रिया है। भी कभी तो कभी करनी ये चाहिए। सब एक सब हमारे अपने हालांकि हैं, चाहे विनय हो, ऋषिकेश हो, देवेंद्र जी हो। देवेंद्र जी से तो मुलाकात हमारी अभी ताजा ताजा हुई है इसी इन्हीं सेमिनार्स के माध्यम से। उससे अच्छा, पहले तो हमारा परिचय नहीं था, लेकिन अब तो हम लोग, लगता है कि चाहे इसी माध्यम से ही सही, एक दूसरे को बहुत समझने लगे हैं और पता चलने लगा है कि कहाँ हम लोगों ने किस किस फील्ड में क्या क्या काम कर रखे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी है, और बाकी चलिए। तो सारे मित्र हैं। और सबसे बड़ी बधाई या सबसे बड़ा शुक्रिया तो रवि का ही करना चाहिए कि भाई बिल्कुल एक बिल्कुल। सूत्र बने हुए हैं सबको मिलाया इन्होंने, बिल्कुल। कि हम सबको जोड़ लेते हैं। तो रवि, तो तुम्हारा ही शुक्रिया है भैया सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा भी प्रणाम, आप बाकी सब स्वीकार करें। बाकी तो सब हाँ, लोग कौन अरे बोल रहे हैं? उमा जी कौन बोल हैं। रहे हैं? हाँ, उमा जी भी आई हुई है। उमा जी, अरे कहाँ उमा, आपका कहाँ स्वागत है। हो? हाँ, मैं उमा आई हूँ हुई है। सर। सुन रही थी, और कोई प्रश्न नहीं उठाया, अपनी छवि लगा रखी है, खुद नहीं है यहाँ पर। कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं सर, क्योंकि आज सुनने का दिन है और मैं सुन रही हूँ, और आप सबको सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। चलिए, मैं इस उमा जी शुक्रिया। तो चलिए बहुत इस बहुत बहुत आप लोगों का बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, और हम लोग मिलते रहे। नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए मैं तो करूंगा, क्योंकि अगर मेरे रिक्वेस्ट की और आप आए तो ये मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात थी कि आप लोगों को मैंने सुना। ये जो पूरा भी हम लोगों ने ये सुना है, जो आप लोगों ने बोला है, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इसकी किताब को शक्ल देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई बात अभी रह गई है करने के लिए, जो आप कहना चाहते थे, छूट गई कई बार अनजाने में, तो आप मुझे अलग से भिजवा दीजिएगा। वो आपकी जो भी बात है उसका हिस्सा बन जाएगी। अगर आपको लगता है, आप सुलभ साहब हैं और विनय उपाध्याय जी हैं कि चले गए? मुझे लगता है वो चले गए, उनका संपर्क टूट गया विनय जी का। चलिए, जो भी अगर आपको लगता है क्योंकि बात छूट गई आपसे कहने के लिए, जिसको आप और ऐड करना चाहें तो उसको आप मुझे भेज दीजिएगा। तो जब इसको हम लोग लिपिबद्ध कर रहे होंगे तो उसमें वो उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये चर्चा अभी लंबी चल रही है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि सुलभ साहब ने जो ये बात कही कि हिंदी रंगमंच की समस्या नहीं है सिर्फ ये असल में रंगमंच की समस्या है। और वो पूरे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई, चाहे वो बंगाल का हो और चाहे पंजाब का हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो साउथ इंडियंस का हो। लेकिन आपने जो एक बात और कही, इससे हमारे देवेंद्र जी का थोड़ा सीना जरूर खुल जाएगा कि पंजाब के रंगकर्मी बहुत जागरूक हैं, पंजाबी के रंगकर्मी बहुत जागरूक हैं और बड़े चेतन स्वभाव के हैं और हर बात को अच्छी बात ढंग से रखते हैं। हमारा पंजाब, खासकर आपने यूथ फेस्टिवल देखा था। यूथ फेस्टिवल हमारा, अगर पंजाब में रंगमंच जिंदा है तो यूथ फेस्टिवल का ही जिंदा है। और इसमें सारा श्रेय डॉक्टर देवेंद्र जैसे को, डॉक्टर सतीश वर्मा जैसे लोगों को जाता है, जिन्होंने पंजाब के अंदर रंगमंच को जिंदा रखा है। और खासकर अगर हम देखें, जो विरासत में हमारे को मिला है ईश्वर चंद नंदा जी का, जिन्होंने, या फिर रिचर्ड नोरा जी का, जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे थिएटर को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, ताकि एक जो बीज है हमारा थिएटर का वो जिंदा रहे, और बीज यूनिवर्सिटी लेवल पे डाला। और पंजाब के अंदर इस बात की बहुत विविधा आपको मिलेगी। जहां आपको नुक्कड़ नाटक खूब मिलेंगे, वहीं आपको जो है पारंपरिक थिएटर जो है हमारा वो भी बहुत मिलेगा, रंगमंच, विश्वविद्यालय रंगमंच बहुत मिलेगा। खैर, ये एक अच्छी बात है कि जान पहचान हमारी हो रही है बाकी विधाओं से भी। और मैं भी सीख रहा हूँ, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, प्रताप सहगल जी से तो हम लोग सीखते ही रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी की भी एक ये है रुचि कि मैं भी
बाकी हिंदुस्तान में क्या रंगमंच हो रहा है, मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। आपकी रंग आलोचना में बहुत किताबें आ चुकी हैं और कई नाटक आपने बहुत अच्छे लिखे हैं। अभी इनके नाटक पंजाब में अभी भी हुए हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी ये लोग नाटक कर रहे हैं, चाहे 50 लोगों के बीच में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं नाटक। सक्रियता इनकी बनी हुई है और हमारी बदकिस्मती है, मेरी डॉक्टर प्रताप सहगल की, हम जाना चाहते हुए भी नहीं जा पाए और जबकि ये तैयारी करके बैठे हुए थे पूरे। डॉक्टर साहब, इन्होंने आपके लिए शो रखवाया था कि आप आएंगे तो शो भी इनके लिए अरे होगा। अरे, शुक्रिया शुक्रिया, आएंगे जरूर, जल्दी आऊंगा। वही तो, मेरे असल में मेरे डॉक्टर जो हैं, समधी हैं, मेरे एक डॉक्टर है, तो उन्होंने बस पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं इलाज नहीं करूंगा अगर जाओगे तो। चलिए, अच्छी बात है। जी, मैं एक बार सुलभ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया फिर अदा करना चाहूंगा और डॉक्टर और हमारे विनय उपाध्याय जी का भी करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बातें एक समीक्षक के तौर में मिली। ये कड़ी हमारी भी जारी है, रंग आलोचना पे हमारी ये वार्ता जारी है। हम अगले शनिवार को फिर एक बार नए रंगकर्मियों के साथ, नए रंग आलोचकों के साथ इस पे बात करेंगे। मैंने संजय उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट की है कि एक डायरेक्टर के रूप में और एक प्रशासक के रूप में वो रंग आलोचक की भूमिका को, अब निर्देशक तो आप रहे ही हैं, रंगकर्मी तो आप हैं ही हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के रूप में जब आप अफसर बन जाते हैं, सरकारी आप पर जिम्मेदारी हो जाती है, और तो रंग आलोचक की भूमिका को तब आप कैसे देखते हैं? तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, शायद अगले शनिवार को हमारे साथ संजय उपाध्याय रहेंगे हमारे साथ, और साथ में बॉम्बे से हमारे पास परवेज असलम साहब रहेंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो वो दोनों रंगकर्मी हैं, नाटककार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। अगर आपको लगता है, उमा जी हैं, सुलभ साहब हैं, अगर आपको लगता है कि इस मंच पर किसी ऐसे रंगालोचक को लाना चाहिए जिसकी पहुंच मेरी पहुंच उन तक नहीं है, अगर आप ऐसा कोई नाम सुझाना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आप कि ऐसा नाम सुझाएं। और ये जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये हवा में नहीं है, ये लिपिबद्ध हो रही है, साथ साथ दिखा जा रहा है किताब की शक्ल में, ताकि आने वाली मुझे भी समझ मिले, आने वाली पीढ़ियां इसको समझ सकें। जैसा उन्होंने कहा, डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ हो रहा है। इतिहास की चिंता भी आज के रंगकर्मियों को करनी है। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे याद है कि बहुत साल पहले की बात है डॉक्टर साहब, बहुत साल पहले की बात है, जे.एन. कौशल साहब बैठे थे, मैं बैठा था, डॉक्टर चरदा सिद्धू बैठे थे और सत्येंद्र कनेजा जी बैठे थे। एक बात जे.एन. कौशल जी ने बहुत अच्छी कही थी कि हमारे पास जो विरासत है, जो हमारे पास सामान है, वो हम किसको सौंप कर जाएं? क्या ऐसे ही छोड़ दें? क्या हमारे आने वाले टीम में रंगकर्मी हमें कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहे जो उस विरासत को संभाल सकते हैं? जैसी बात कही आपने, नेमीचंद जैन जी, सुरेश अवस्थी जी की बात आपने कही, महिषानंद जी की बात कही, जयदेव तनेजा जी, सत्येंद्र तनेजा जी, आगे क्या है इसकी चिंता भी शायद हमें अब करनी होगी। हाँ, ये सवाल हमारे सामने भी होगा। वो जिम्मेदारी वर्तमान को ही निभानी है, वो सुलभ साहब को ही निभानी है, या सहगल साहब को निभानी है, देवेंद्र जी को निभानी है, विनय जी को निभानी है, या रवि तनेजा को निभानी है। ये और घूम ताकि क्यों रही है? आने वाली पीढ़ियों को, तस्वीर क्यों घूम रही है, ऊपर ऊपर जा रही है? पता नहीं सर, ये मुझे लगता है कोई सिग्नल आ रहा है कि भाग जाए यहाँ से अब। बिल्कुल। चलिए, काफी विलंब हुआ। आप सबको प्रणाम। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभ रात्रि। आपने हमारे से बीच में आए, अपनी बातें कही, मैं सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, पूरी ऑडियंस